Bismillahirrahmanirrahim. This is chapter 2 and measurement of macroeconomic variables, and its reference is Richard T. Froyen, and the lecture by Professor Dr. Syeda Azra Batool, currently working at School of Economics, Bahauddin, Zakariya University, Multan. Students, you know that in the previous chapter, we have discussed the scope of macroeconomics, and we discussed different variables like output, employment, unemployment, inflation, and balance of payment, like foreign exchange, uh, or, or the currencies prices. Now that we have discussed these variables, now it is the time so that we should go into the details of these variables, these terminologies. In this chapter, we will discuss the output, GDP, what it is, GNP, national income, personal income, inflation, etc. The question is, what is the importance of measuring macroeconomic variables? Their measurement help policymakers and economists assess the health and performance of the economy. यानी अगर हम इनको मेजर करेंगे तो हमें इकोनॉमिस्ट को और पॉलिसी मेकर्स को इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि इकोनॉमी की हेल्थ या परफॉर्मेंस जो है वो कहाँ पर जा रही है. So we go to the origin of comprehensive measures of national income and output. You know that first of all, we should come to know that in the era of American president, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था उसका नाम हूवर और दूसरे का नाम जो है वो रूजवेल्ट था. तो हमें ये देखना है कि and then combat the Great Depression of 1930s कि इन्होंने क्या किया था. इनकी कुछ पॉलिसीज थी जो कि द ग्रेट डिप्रेशन 1930 में वकूफ़ पजीर हुआ था. तो ये दोनों इकोनॉमिस्ट जो हैं इनकी कुछ पॉलिसीज थी वर डिजाइंड इन द लाइट ऑफ स्केची डेटा. यानी इनकी जो पॉलिसीज थी उनके लिए कोई रेगुलर डेटा अवेलेबल नहीं था. देखें, डेटा अगर अवेलेबल होगा तो हम उसकी रोशनी में ही कोई पॉलिसी बना सकते हैं. स्केची डेटा मीन्स कि उस वक्त डेटा कोई ऑर्गेनाइज नहीं था, बिखरा हुआ डेटा था, थोड़ा बहुत डेटा अवेलेबल होता था, कहीं नहीं अवेलेबल होता था. अब वो डेटा जो अवेलेबल है उसके वो रेफरेंस देते हैं, स्टॉक प्राइस इंडिसेस थी और फ्रेट कार लोडिंग्स, यानी कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए फ्रेट कार लोडिंग और ये ट्रांसपोर्टेशन था, उनका डेटा था. एंड इनकम्प्लीट इंडिसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की इनकम्प्लीट जो थी वो इंडिसेस थी, यानी कि उनके जो डेटा था अवेलेबल उनके वेरिएबल्स का वो बहुत कम था. अब यहाँ मैं बताती जाऊं कि 1930s के डिप्रेशन के दौरान अमेरिका के दो प्रेसिडेंट, जो पहले का नाम कहते हैं, पूरा नाम है हर्बर्ट क्लार्क हूवर, जो कि जिसका दौर है 1874 से लेकर 1964 तक. ये अमेरिकन पॉलिटिशियन भी था और ह्यूमैनिटेरियन भी था, जिसने के एज अ 31st अमेरिकन प्रेसिडेंट का चार्ज संभाला था. और इसका जो टाइम पीरियड था जिसमें ये प्रेसिडेंट रहा वो 1929 से लेकर 1933 तक था. तो यानी कि ये वो टाइम पीरियड है जब डिप्रेशन स्टार्ट हुआ और डिप्रेशन जो है वो एंड हो रहा था. तो he was a member of the Republican Party, and he held his office during the onset of
ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन का जब स्टार्ट हुआ तो ये हमें थोड़ा सा नॉलेज होना भी चाहिए कि अमेरिका में उस वक्त प्रेसिडेंट हमारे पास हूवर थे, जिनका पूरा नाम हर्बर्ट क्लार्क हूवर है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट दौर था, और इस दौर में पॉलिसीज भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। इससे पहले बल्कि केन्स की इकोनॉमिक्स का कोई वजूद नहीं था, इसलिए पॉलिसीज भी इतनी हमें रेगुलर नजर नहीं आती। तो दूसरा इकोनॉमिस्ट जो है वो फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, जो कि 1882 से लेकर 1945 तक का दौर है। और ये भी अमेरिकन स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन था, और जिसने कि एज अ 32nd प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो किया था, अपना चार्ज संभाला था। और उसका टाइम पीरियड 1933 से लेकर अंटिल हिज डेथ 1945 तक का टाइम पीरियड था। तो हमने ये देखते हैं कि इनके लिए बड़ा टफ टाइम था, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन के जो मसाइल थे, उन मसाइल के अंदर से अगर आपको कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, तो वो पॉलिसीज जो है वो इतनी हमारे पास इफेक्टिव नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस वक्त डेटा जो है वो बहुत स्केटर्ड था। तो ये पता चला कि ये जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, नेशनल इनकम, जीडीपी और इस तरह के वेरिएबल्स जो कि पॉलिसी इम्प्लीकेशन में हमारी मदद करते हैं, उनके लिए हमें कोई डेटा ज़रूर ही चाहिए होता है, जो कि हमें जो है वो इस चीज़ का रोशनी फराहम कर सके कि हम कुछ पॉलिसी बना सकें। बट comprehensive measures of national income did not exist at that time। ये मैं बात कर रही हूँ कि comprehensive जामे किस्म के कोई हमारे पास इनकी पैमाइश नहीं करने के तरीके थे। The depression emphasized the need for such measures। अब ये देखिए कि कोई भी वाक़या जब पेश आता है, हादसा पेश आता है, बाज़ दफ़ा वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड होता है, और नेचर इंसान को उस तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाती है कि कोई नई चीज़ जो है वो फाइंड आउट की जाए। तो डिप्रेशन में जब इकोनॉमीज जो बैठ गई पूरी दुनिया की, तो उस वक्त फिर ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे पास कुछ डेटा ऐसा होना चाहिए था, ताकि हम कुछ पॉलिसी से बना सकें। सो डिप्रेशन इज द की इंडिकेटर, जिससे हमें रोशनी और रास्ता दिखाया कि इन वेरिएबल्स जैसे नेशनल इनकम, जीडीपी या इन्फ्लेशन, इनका डेटा हमें ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ताकि हम इनके बारे में पॉलिसी बना सकें, स्पेशली नेशनल इनकम। Like the accounts of business, national income accounts have two sides। अब अगर हम देखें, जब डेटा को लोगों ने एक्यूमुलेट करना शुरू किया, तो हमें पता चला कि ये बिजनेस अकाउंट्स की तरह नेशनल अकाउंट्स की भी दो साइड्स हैं। एक साइड को हम कहते हैं प्रोडक्ट साइज, और दूसरी को कहते हैं इनकम साइड। अब जहाँ तक पहली साइड है, द प्रोडक्ट साइड, क्या मेजर करती है? ये मेजर क्या करती है कि किसी मुल्क में प्रोडक्शन कितनी हुई है, उनकी सेल्स कितनी हुई है। यानी प्रोडक्शन आपकी एग्रीकल्चर, माइनरी, फिशरी, इंडस्ट्री, जिस भी शोबे में प्रोडक्शन है, वो कितनी हुई है, उनकी सेल्स कितनी हुई है। सो दूसरी जो किस्म है, इनकम साइड है, इट मेजर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स। ये अब ये दूसरी तस्वीर का दूसरा रूप आ गया है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो जितनी जो आपकी प्रोडक्शन हुई है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी या मेंबर ऑफ द इकोनॉमी, जो कि सेल से हुई है। सेल से डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना। तो पता चला कि दो साइड्स हैं, एक प्रोडक्शन साइड है, दूसरी हमारे पास जो है वो इनकम साइड है। अच्छा, अब ऑन द प्रोडक्शन साइड हमें कुछ एक्सप्लेनेशन करनी है कि देयर आर टू वाइडली रिपोर्टेड बेयर्स और ओवरऑल प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, तो प्रोडक्शन के लिए को मेजर करने के लिए दो बहुत ही ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाती हैं टर्मिनोलॉजी, वो दो हैं। एक है जीडीपी, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या कहते हैं, और दूसरा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे जीएनपी कहते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? डी और एन का फ़र्क है। तो दोनों ही प्रोडक्ट हैं, एक ग्रॉस, दोनों ही ग्रॉस हैं, लेकिन एक में हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रही है, दूसरे में नेशनल प्रोडक्ट।
They differ in their treatment of international transactions. दोनों में फर्क ये है कि दोनों इंटरनेशनल लेन देन के मामले में डिफरेंट हैं। कहीं इंटरनेशनल लेन देन हमें शामिल करना पड़ेगी, कहीं नहीं शामिल करना। सो जीएनपी इंक्लूड्स अर्निंग्स ऑफ, अगर हम यूएस की बात करें तो जीएनपी में क्या शामिल होता है, यूएस कॉरपोरेशन ओवरसीज के यूएस के जो नेशनल्स हैं, यानी जिनकी नेशनैलिटी यूएस की है, वो यूएस कॉरपोरेशंस ओवरसीज, यूएस की जो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेशंस हैं, जो बैरून मुल्क जो है वो कुछ कमा रही हैं, एंड यूएस रेजिडेंट्स वर्किंग ओवरसीज। दो टाइप है, एक तो बिजनेस क्लास जो बाहर काम कर रही है, दूसरा यूएस के जो रेजिडेंट्स हैं जो वर्किंग ओवरसीज, जो वैसे ही रोजगार तलाश कर रहे हैं। तो हमें ये पता चला कि किसी भी मुल्क के जो बिजनेस क्लास जो बाहर जाके बिजनेस करती हैं, या उनकी जो आम जो रेजिडेंट्स हैं जिसे हम कंज्यूमर्स कहते हैं, और वो जाकर किसी भी गैर मुल्क में नौकरी तलाश करते हैं, एक नौकरी देने वाले, एक नौकरी तलाश करने वाले, ये दोनों जो कुछ कमाते हैं ये जीएनपी में शामिल होता है। जैसा कि नाम से भी जाहिर है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी नेशनल पे फोकस है, यानी किसी मुल्क के जो नेशनल्स हैं, किसी मुल्क के जो बाशिंदे हैं, वो जाकर बाहर काम करके जो कमा कर भेजते हैं, उसमें क्या शामिल, वो किस में शामिल होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल होगा। लेकिन ये जो बाशिंदे, जो कॉर्पोरेशन और रेजिडेंट्स जो बाहर से कमा कर भेजते हैं, ये जीडीपी में शामिल नहीं होता, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, क्योंकि आपके नेशनल बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जो मुल्क के अंदर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही है, उसमें वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो मुल्क की बॉर्डर्स के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता। तो पता चला जीएनपी में हम वो कॉरपोरेशंस और रेजिडेंट्स की इनकम शामिल करेंगे जो क्रॉस द बॉर्डर जाके, जो बियॉन्ड द बॉर्डर्स जाके, जो कि किसी भी और मुल्क में जाके प्रोड्यूस करके भेजते हैं, उसमें शामिल होगी। लेकिन जीडीपी में उन लोगों की इनकम शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो, उसकी शर्त है कि वो डोमेस्टिकली विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द इकोनॉमी प्रोड्यूस होना चाहिए। तो आपका जीएनपी के अंदर आउटसाइड द बॉर्डर्स जो इन अर्निंग हो रही है वो शामिल होंगी, जीडीपी में वो शामिल नहीं। तो कन्वर्सली अगर हम इसको जीडीपी को फर्दर एक्सप्लेन करें, इंक्लूड्स अर्निंग्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फॉरेन रेजिडेंट्स। अब जीडीपी के डोमेस्टिकली प्रोड्यूस है, एक तो जीएनपी में तो बंदे आपके बाहर जाके कमा रहे हैं ना, तो जीडीपी के अंदर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस है। अब हमारे मुल्क के लोग जाके फॉरेनर बन जाते हैं, वहां प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जीएनपी है। लेकिन अगर फॉरेनर्स हमारे मुल्क में आकर कोई कारोबार करते हैं या नौकरी करते हैं, तो वो क्या होगा, जीएनपी हमारे जो है वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। लेकिन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एक्सक्लूड दोज आइटम्स। अब जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से शामिल होंगे, यानी दोनों में, जीएनपी में आपके मुल्क के जो लोग हैं उनकी इनकम शामिल होगी और वो जीडीपी में शामिल नहीं होगी। लेकिन कन्वर्सली या उलट इसके चलें तो जीडीपी में जो गैर मुल्की आपके मुल्क में आके कमा रहे हैं, उनकी जो इनकम है, या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी, या उनकी जो है वो कॉरपोरेशंस यहाँ पे आके काम कर रही हैं, उनकी जो इनकम है वो आपकी जीडीपी में शामिल होगी, क्योंकि वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होने की शर्त है, यानी मुल्क की विद इन द बॉर्डर्स प्रोड्यूस होगी। सो जीएनपी एक्सक्लूड दोज आइटम। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें ये दोनों हमने, इसमें डज नॉट और जीएन में एक्सक्लूड दोज आइटम, जीएनपी में शामिल नहीं होंगे। For example, profit earns in the United States by foreign owned firms, कि अगर अमेरिका के अंदर गैर मुल्की आकर फॉरेन ओन्ड फर्म जो है, गैर मुल्की फर्म जो आके प्रॉफिट कमाती है, would be included in GDP, वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस आपके आउटपुट में तो शामिल होगा, बट नॉट इन जीएनपी, वो आपकी जीएनपी में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ मेरा ख्याल में क्लियर है कि जीएनपी में आपके नेशनल्स की होने की शर्त जरूरी है, वो नेशनल्स आपके बाहर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जीडीपी में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होने की शर्त है, बेशक फॉरेनर्स आपके यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं।
अच्छा, अब केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ये एक सुपर पावर है, हम भी क्योंकि बुक्स में भी इनका हवाला दिया है, तो हम यूनाइटेड स्टेट्स के केस को जो है वो डिस्कस करते हैं। फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेजर्स। वो कहता है कि अमेरिका में जीएनपी और जीडीपी में थोड़ा फर्क है, बिकॉज रिलेटिवली फ्यू यूएस रेजिडेंट्स वर्क अब्रॉड। कि थोड़ा अमेरिकन जो है वो इतने सेल्फ रिलायंट हैं, अपने मुल्क के अंदर इतना रोजगार उन्हें मिलता है कि वो अपने मुल्क के बाहर जाकर कहीं काम नहीं करते, अगर करते हैं तो बहुत थोड़ा नेग्लिजिबल काम करते हैं। एंड द ओवरसीज अर्निंग्स ऑफ यूएस फर्म्स आर अबाउट द सेम। तो यूएस फर्म्स की ओवरसीज जो अर्निंग है सेम एज अ यूएस अर्निंग ऑफ फॉरेन फर्म्स। तो यूएस की जो अपनी जो ओवरसीज अर्निंग ऑफ यूएस फर्म्स हैं, वो उनका, और जो अर्निंग ऑफ फॉरेन फर्म्स जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, जो अमेरिका से बाहर काम कर रहे हैं, जो अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं फर्म फॉरेनर्स, उनका फर्क जो है वो बहुत कम है। यानी ये पता चले कि फर्ज करें 10 लोग वहां कमा रहे हैं, तो 10 लोग जो है वो अमेरिका से बाहर कमा रहे हैं जाकर उनके, और 10 लोग अमेरिका में आके फॉरेनर्स कमा रहे हैं, और उनकी अर्निंग्स का जो हिसाब किताब करें तो बराबर हो जाता है। दैट इज वाई the difference of the GDP and GNP is very you say negligible। लेकिन हम इसको जनरलाइज करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि जिस भी मुल्क के बाशिंदे बाहर से जितना पैसा जाकर कमा कर भेजते हैं, बेशक वो एम्प्लॉयज हों या जाके एम्प्लॉयर हों वहाँ पे, और जितना उस मुल्क के अंदर फॉरेनर्स आके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके कमा कर बाहर भेजते हैं, और बाहर से आके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं या नौकरी हासिल करते हैं, दोनों का जो फर्क है अगर बहुत कम हो तो हम जीएनपी जीडीपी का फर्क कम हो जाता है। तो वो कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो जीएनपी और जीडीपी का फर्क जो है वो पाकिस्तान स्पेशली एक ऐसा मुल्क है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और यहाँ क्योंकि रोजगार के मौके कम हैं, तो हमारे बहुत सारे लोग जो मिडल ईस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में जाकर जो है वो रोजगार हासिल करते हैं, और कुछ ने बाहर कारखाने भी लगाए हुए हैं। तो हम ये कहते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ रेजिडेंट वर्किंग ओवरसीज। तो हमारे बहुत से लोग जो है अब जाके बाहर काम करते हैं। या हम कनाडा की मिसाल लें, वेयर देयर इज अ मच मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट देन देयर इज कैनेडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। के उनके मुल्क के अंदर कनाडा में गैर मुल्कियों ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, जबकि कैनेडियन जो शहरी हैं उन्होंने मुल्क के बाहर जाके बहुत कम इन्वेस्टमेंट की है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। So in a country like Canada and Pakistan, the difference of GNP and GDP is visible और very tangible, और जिसे हम कह सकते हैं कि वो काफी हद तक पाया जाता है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। 1991 में यूएस नेशनल अकाउंट शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम जीएनपी टू जीडीपी। 1991 एक बड़ा इम्पोर्टेंट पूरी दुनिया में जो है वो 1990s की जो दहाई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अमेरिका ने अपना शिफ्ट कर दिया एम्फेसिस, जो आपका था वो जीएनपी से शिफ्ट कर कर जीडीपी कर दिया। सो जीडीपी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अमेरिकन। सो दैट इज वाई पूरी दुनिया में आमतौर पर जीडीपी ही यूज किया जाता है। Our explanation of the product side of national income counts therefore concentrates on GDP। इसलिए अगर आगे भी जो जाकर हम डिस्कशन करेंगे वो ज्यादा जीडीपी की होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी सुपर पावर ने इन दोनों के फर्क भी कम है। लेकिन 1991 में उन्होंने ये शिफ्ट कर दिया, अपना फोकस जो है वो कहाँ से शिफ्ट कर दिया है, इन्होंने जीएनपी की बजाय जीडीपी को कर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब GNP concept enters into discussion at later point. On the income side of the national income accounts, the central measure is national income। अगर इनकम साइड पे देखा जाए तो हमारा जो सेंट्रल मेजर है वो नेशनल इनकम है। यानी अब ये नई टर्मिनोलॉजी आ गई अंदर। पहले जीडीपी और जीएनपी का फर्क हमने समझा, तो नेशनल इनकम की बात करते हैं। ऑल्दो वी आल्सो डिस्कस सम रिलेटेड इनकम कंसेप्ट, हम इसको से रिलेटेड इनकम कंसेप्ट भी
डिस्कस करेंगे, बट मेन फोकस जो सेंट्रल मेजर है नेशनल इनकम है, इनकम साइड के ऊपर हम जीएनपी जीडीपी के साथ हम नेशनल इनकम को भी एक्सप्लेन करेंगे और उसके इससे रिलेटेड दूसरे। अब चले हम चलते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। Gross domestic product is a measure of all currently produced final goods and services evaluated at market prices. Some aspects of this definition requires clarification. इस clarification को करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो definition है कि एक तो ये currently produced goods यानी इस वक्त मौजूदा दौर की चीजें होंगी, पास्ट की चीजें हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि इसमें गुड्स भी शामिल हैं और सर्विसेज भी शामिल हैं, और गुड्स और सर्विसेज को इवेलुएट हम कैसे करते हैं, ये क्या यानी कि ये कितने के गुड्स हैं या कितने की सर्विसेज हैं, उसे हम उन गुड्स और सर्विसेज की मार्केट की जो प्राइस चल रही है, जो जनरल प्राइस है, उसके ऊपर हम इसको मेजर करते हैं कि ये अगर इतनी गुड्स हैं तो इसकी वैल्यू मार्केट में प्राइस ये है, क्वांटिटी रिजर्व देंगे तो हम उसे उसकी टोटल जो वैल्यू मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है करंटली प्रोड्यूस जीडीपी। व्हाट ये हमने कहा ना करंटली प्रोड्यूस गुड्स, तो ये क्या है? इट इंक्लूड्स ओनली करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैं बात कर चुकी हूँ। इट इज अ फ्लो मेजर ऑफ आउटपुट पर टाइम पीरियड। इट इज अ फ्लो मेजर ऑफ आउटपुट यानी कि ये फ्लो है, स्टॉक की बात नहीं हमने करी। फ्लो का मतलब है कि ये फ्लो जो है वो हर टाइम पीरियड में डिफरेंट होगा, पर टाइम पीरियड यानी फ्लो मेजर ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट जो है वो एक फ्लो है जो कि हर टाइम पीरियड, फर्ज करें हम एक साल लेते हैं तो हर साल ये पर टाइम पीरियड जो है वो फ्लो मेजर है, और हम ये इसको स्टॉक की बात नहीं करें, जमा कर करके हमने नहीं। फॉर एग्जाम्पल पर क्वार्टर और पर ईयर। अब इसमें मैंने तो ये बयान किया था कि ये आमतौर पर हम जो किसी भी कॉम का डेटा लेते हैं वो ईयरली लेते हैं, तो हम इसको क्वार्टरली भी लेते हैं, यानी क्वार्टर का मतलब है कि एक साल में तीन तीन महीने के चार क्वार्टर हैं, तो ये एक क्वार्टरली डेटा भी एनालाइज किया जाता है कि पहले तीन महीने में क्या परफॉर्मेंस है, अगले तीन महीनों में, 6 महीनों में कितने, 9 महीनों में कितनी है, और साल में। एंड इंक्लूड्स ओनली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस इंटरवल। जो गुड्स एंड सर्विसेज इस टाइम पीरियड में प्रोड्यूस होंगे, हम सिर्फ उन्हीं की बात करते हैं। हमने पिछले साल, अगर फर्स्ट करें मैं 2024 की बात कर रही हूँ, तो आपने 2024 की, या अगर 2023 की बात कर रहे हैं, 2023 का हमने डेटा लेना है, आपने प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। आपने 2022 में जो और चीजें बची पड़ी हमने उसको इसमें शामिल नहीं करना। दूसरी बात जो है वो मार्केट ट्रांजैक्शन है, सच एज एक्सचेंज ऑफ प्रीवियसली प्रोड्यूस हाउसेस। अगर हम ये कहें कि प्रीवियसली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो हमें जो है वो इसको देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम कहें कि सच एक्सचेंज ऑफ प्रीवियसली, एक्सचेंज का मतलब है लेन और देन, कुछ खरीदते हैं, कुछ जो है वो बेचते हैं। कि वो जो हाउसेस जो कि पिछले साल बने थे, जो कारें पिछले साल बनी थी, फैक्ट्रीज नॉट एंटर इनटू, जो पिछले साल फैक्ट्री बनी थी, घर बने थे, और जो कारें बनी थी, ये तो मैंने चंद एक एग्जांपल नहीं है। कोई भी चीज जो पिछले साल बन चुकी है वो पिछले साल की जीडीपी में तो शामिल होगी, लेकिन इस साल के जीडीपी में कतई शामिल नहीं होगी। एक्सचेंजेस ऑफ एसेट्स, अगर आप एक्सचेंज करते हैं, सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, आर एग्जांपल्स ऑफ अदर मार्केट ट्रांजैक्शन that do not directly involve current production of goods and services are therefore not in GDP। तो हम ये कहते हैं कि अगर एसेट्स हैं, फर्स्ट का एक बंदा है, उसने एक घर खरीदा, उसका एसेट है, और वो प्रॉपर्टी है उसकी, उसने बेच दिया है अब किसी और को, तो ये दिस इज अ मेयर एक्सचेंज ऑफ हैंड्स। इसमें नंबर ऑफ एसेट में इजाफा तो नहीं ना हो रहा, तो इसलिए हमने वो एक्सचेंज जो है ना, एक से दूसरा ले लिया, तो नेशनल लेवल पे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। या हम फर्ज करें ए से बी में ट्रांसफर हो गया, तो मुल्क के अंदर तो एसेट की तादाद वही रहेगी। तो सच एज स्टॉक्स हैं, अगर
स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, ये दोनों ही कुछ शेयर्स और बॉन्ड्स की बात हम करते हैं, या ये भी अगर आपके पास है तो एक बंदा बेचता है खरीदता है। ये मार्केट में तो ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन ये करंट गुड्स एंड सर्विसेज में शामिल नहीं होंगी, इसलिए ये जीडीपी में भी शामिल नहीं। हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन जो है बताती है कि इसमें सिर्फ करंटली प्रोड्यूस गुड्स शामिल होने चाहिए, और मार्केट ट्रांजैक्शंस जो कि ऑलरेडी प्रोड्यूस गुड्स या एसेट या सर्विसेज हैं, वो जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुकी हैं, उनका लेन देन करंट इनकम में शामिल नहीं होगा और जीडीपी में, बल्कि ये मार्केट ट्रांजैक्शन की हद तक है। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंटर इन जीडीपी। अब देखें, फाइनल का मतलब ये है कि एक चीज जो है वो उसके कई फेजेस आते हैं। एक प्राइमरी फेज है, फिर सेकेंडरी है, फिर उसके पास टर्शरी है, फाइनल गुड्स है। गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। अब देखें, फर्स्ट करें, मैं इसकी एग्जांपल वही ले सकती हूँ कि अगर एक फर्स्ट करें आपने, आगे चल के मैं बात करती हूँ इसके ऊपर कि गुड्स यूज प्रोड्यूस अदर गुड्स रादर देन बीइंग सोल्ड टू फाइनल परचेजर्स। व्हाट आर टर्म्ड इंटरमीडिएट गुड्स। वो चीज़ें जो कि फाइनल परचेजेस के लिए यूज़ नहीं होंगे, यानी फाइनल परचेजर्स इसको नहीं खरीदेंगे, बल्कि कोई दरमियान में और परचेजर खरीदता है, तो इनको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। आर नॉट काउंटेड सेपरेटली इन जीडीपी। तो ये उनकी इंटरमीडिएट स्टेज तो हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि हम इसकी फाइनल गुड्स को शामिल करेंगे या फाइनल परचेजर जो खरीदते हैं। Such goods show up in GDP because they contribute to the value of the final goods they are used to produce. Such goods show up in GDP को हम में शो तो करते हैं, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करती हैं टू द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो फाइनल गुड्स बनाने के लिए हेल्पफुल होती हैं, इसलिए उसे हम शो तो जीडीपी में करते हैं, लेकिन हम जीडीपी में जो शामिल करते हैं वो फाइनल गुड्स होती हैं जो being sold to final purchasers. अब आगे हम देखते हैं, काउंटिंग देम सेपरेट इज डबल काउंटिंग। अब इसका नुकसान क्या है अगर हम फाइनल गुड्स शामिल नहीं करते? तो फॉर एग्जांपल, वी वुड नॉट वांट टू काउंट द वैल्यू ऑफ फ्लोर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड सेपरेटली। अगर हमने फर्ज करें गंदम से आटा बनाया है, तो आटे को हम शामिल नहीं करेंगे, जो कि मैं जो ब्रेड बनाने के लिए यूज होता है, देन बल्कि हम क्या करेंगे कि देन अगेन हम उसकी ब्रेड को यूज कर देंगे। तो अगर हम उसको आटा भी यूज कर लेंगे, फिर ब्रेड में भी यूज कर लेंगे, तो वही आटा दो दफा इंक्लूड हो जाएगा, एक आटे की शक्ल में और दूसरा ब्रेड की शक्ल में भी तो आटा ही था। However, two types of goods used in the production processes are counted in GDP. के two types of goods used in production process are counted in क्या होगा, जीडीपी में हम इसे शामिल करेंगे। द हमारे पास जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जो करंटली प्रोड्यूस गुड्स हैं, उसमें फर्स्ट जो है वो करंटली प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स है, जिसे हम कहते हैं कि बिजनेस प्लांट है, इक्विपमेंट परचेजेस है, यानी बिजनेस की चीजें हैं। सच कैपिटल गुड्स आर अल्टीमेटली यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये जो यूजेबल होती हैं, क्या है कि अल्टीमेटली प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होती हैं, बट विद इन द करंट पीरियड ओनली अ पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड इज यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन। अब आपने इतनी बड़ी मशीन ले ली है, तो आपने फर्स्ट करें 2023 में मशीन खरीदी है, तो 2023 में जो मशीन खरीदी है वो आपकी 2023 में पूरी की पूरी इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल होगा, यानी कि उसकी सर्विसेज जो है वो एक्सपेंड करती हैं उसकी लाइफ के ऊपर। उसकी लाइफ अगर 10 साल है, तो आपने 1 साल इस्तेमाल किया, तो 9 साल की तो पड़ी हुई ना मशीन। तो हम ये कहते हैं दिस पोर्शन टर्म डेप्रिसिएशन, यानी जितनी वो इस्तेमाल हो चुकी है उसको हम कहते हैं कि ये डेप्रिसिएशन, यानी 1 साल में मशीन का टूटना जो फूटना है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। और इतनी ही मशीन इस्तेमाल हुई है कैन बी थॉट ऑफ एज एम्बॉडीड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स दैट आर सोल्ड।
तो ये जो टूट फूट हुई है मशीन की, ये जो गुड्स आपने जीडीपी में शामिल करनी है, फाइनल गुड्स जो मार्केट में बेची जा रही हैं, ये डेप्रिसिएशन की जो रकम है ये इनमें शामिल होती है। सो वी कैन से दैट फाइनल गुड्स के अंदर सिर्फ हम रॉ मटेरियल ही यूज नहीं करते, बल्कि जो हमारी कैपिटल गुड्स होती हैं, लाइक बिजनेस प्लांट है, इक्विपमेंट है, इनकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है टूट फूट की, वो भी उसकी लागत में शामिल की जाती है। मसला एक चीज बन गई है, आप कहें जी ये तो एक फला 10 रुपए में बनी है, तो 10 रुपए ही, अगर 10 रुपए की मशीन डेप्रिसिएशन होगी तो ये 20 रुपए में बन जाएगी कॉस्ट उसकी। सो दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि डेप्रिसिएशन की रकम जो है एक मशीन की, वो जो टूट फूट है वो भी उसकी कीमत में शामिल होती है। If we do not include capital goods separately in GDP, अगर हम कैपिटल गुड्स को सेपरेटली यूज नहीं करते जीडीपी में, इट वुड बी इक्विवेलेंट टू एज्यूम, इसका मतलब ये होगा कि हमने फर्ज किया दे दे डेप्रिशिएटेड फुली इन द करंट पीरियड। तो हम ये समझेंगे कि क्या होगा कि ये फुली डेप्रिशिएट, तो हमें उसे डेप्रिसिएशन की रकम को शामिल करना पड़ेगा, ना कि पूरी मशीन की रकम को। In GDP, the whole value of capital good is included as a separate item. अब क्या होगा कि whole value of जो capital goods है, आज अगर हमने मशीन खरीदी है तो आज इस साल के जीडीपी में उसे शामिल करेंगे। इन अ सेंस दिस इज डबल काउंटिंग, लेकिन वो कहता है कि ये इन अ सेंस एक डबल काउंटिंग हो जाएगी, बिकॉज as just noted, the value of depreciation is embodied in the value of final goods. तो अगर हम इसकी कैपिटल गुड्स को अलग से ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल काउंटिंग हो जाएगी, बिकॉज हमने इस डेप्रिसिएशन की रकम को जो है वो एम्बॉडीड इन द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स में भी शामिल कर लिया, और हमने इसको अलग से भी शामिल कर लिया। फर्ज करें 1 लाख की मशीन है तो 10,000 की डेप्रिसिएशन अलग शामिल कर ली, और 1 लाख की मशीन को अलग से शामिल, तो डबल काउंटिंग वो 10,000 की हो जाएगी। At a later point, we will subtract depreciation to construct a net output measure. हमने जब नेट आउटपुट मेजर लेनी है तो हम क्या करेंगे कि हमने इनकी डेप्रिसिएशन की रकम को निकाल कर देखेंगे कि हमने हमारी एक्चुअल आउटपुट क्या है। The other type of intermediate goods that is part of GDP is inventory investment. कि जीडीपी के अंदर एक इंटरमीडिएट गुड जो दूसरी शामिल होती है, वो आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। द नेट चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फाइनल गुड्स। अब देखें इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक है, आप प्रोड्यूस करते हैं चीजें तो स्टोर हाउसेज में रखते हैं, दिस इज कॉल्ड द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये किस लिए रखते हैं कि अगर कभी किसी वक्त अचानक किसी शेयर की ये डिमांड में इजाफा हो जाए तो आपके पास इतनी मोहलत नहीं होती कि आप फौरन ही चीज़ें मार्केट में सप्लाई कर सकें, तो आपके पास जो स्टोर में चीज़ें पड़ी होंगी आप इसको उठाकर मार्केट में भेज देंगे, मे बी एट न्यूअर प्राइसेस, बट इन्वेंट्री इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर दोस इन्वेस्टर्स जो कि अपॉर्चुनिस्ट होते हैं और फायदा उठाना चाहते हैं कि जब मार्केट में बाकी लोग कम्पीट जो कर रहे हैं उनकी इन्वेंट्रीज नहीं होगी, आपकी होंगी, तो आपकी चांदी हो जाएगी, क्योंकि आपकी चीजें बिक जाएंगी और बाकी लोग सोचते रहेंगे कि इन्हें बनाएं और फिर भेजें। So the net change in inventories of final goods awaiting sale. आप जो नेट इन्वेंट्रीज है, यानी आपने नया नया जो इजाफा किया है अपने स्टॉक में, वो इस बेकार नहीं पड़ी होती, दे आर वेटिंग फॉर सेल्स और मटेरियल्स यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एक तो फाइनल गुड्स हैं जो मार्केट में जाने के लिए तैयार हैं, और दूसरा आपकी मटेरियल, रॉ मटेरियल भी है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, आप उसकी भी इन्वेंट्री रखते हैं, ताकि अगर आपको चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़े तो रॉ मटेरियल जो है वो फॉर द टाइमिंग अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपको लॉस होगा, आप उस अपॉर्चुनिटी से, बड़ी हुई तलब से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, तो आप रॉ मटेरियल को भी अपने स्टोर हाउसेज में रखते हैं। Additions to inventory stocks of final goods belong in GDP. अब वो कहता है कि जो जो आप इन्वेंट्री के स्टॉक के अंदर फाइनल गुड्स को रखते हैं वो जीडीपी से तल्लक रखता है, यानी जीडीपी में शामिल होगा।
वट एवर इन्वेंट्रीज पॉजिटिव जो स्टॉक में आप इजाफा किसी साल करते हैं वो तो इन्वेंट्री में शामिल होगा। क्यों शामिल होगा? बिकॉज दे आर करंटली प्रोड्यूस्ड आउट, क्योंकि वो आपने प्रोडक्शन तो कर ली उसकी, ठीक है, आपकी वो एफर्ट्स तो उसमें शामिल हो गई, बेशक वो मार्केट में सेल हुई हैं या नहीं, लेकिन ये कि वो आपकी टोटल प्रोडक्शन में जो सेल हो गई हैं, जो अभी सेल नहीं है, वो सारे मिलकर जो है वो आपकी जीडीपी में शामिल होगा। सो आपकी पॉजिटिव इन्वेंट्री हमेशा आपकी करंट जीडीपी में शामिल होगी। These additions should be counted in the current period as they are added to the stock so that the timing of the national product is defined correctly. So आपने टाइमिंग जो नेशनल प्रोडक्ट है उसको करेक्टली डिफाइन करते हैं, ये कहाँ से लेके कहाँ तक है। मसलन हम अगर फर्ज करें तो पाकिस्तान का माली साल 1 जुलाई एवरी ईयर स्टार्ट होता है और 30 जून को खत्म होता है, तो हम उस फिजिकल ईयर में ही काउंट करते हैं कि 1 जुलाई से ऑनवर्ड 30 जून अगले साल तक 6 महीने एक साल के, 6 महीने एक साल के, तो हमने कितना ऐड किया है। अगर उससे पहले वाला है तो ऐड नहीं करेंगे, अगर उससे बाद में हुआ तो ऐड करेंगे। दे शुड नॉट बी काउंटेड लेटर व्हेन दे आर सोल्ड टू फाइनल परचेजर। उसको बाद में जब वो फाइनल परचेजर्स को आपने सेल कर दिया तो उस वक्त वो शामिल नहीं होंगे, आप उसको ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। ये बड़ी काबिल गौर बात है कि दो दो दफा शामिल ना कर लें, एक दफा उसे आप स्टॉक में शामिल कर लें और एक दफा जब वो सेल के लिए जाए तो तब। तो यू हैव टू हैव इस जो मिनिमम सेलेबल वैल्यू है उसको देकर उसके में शामिल कर मार्केट प्राइस पे। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल सिमिलरली बिलोंग्स इन द जीडीपी। एक तो ये कि आपकी फाइनल गुड्स हैं और दूसरा ये कि जो आपकी मटेरियल रॉ मटेरियल्स हैं वो भी बिलोंग करते हैं द जीडीपी, करंट जीडीपी, बिकॉज इट आल्सो रिप्रेजेंट्स करंटली प्रोड्यूस आउटपुट, क्योंकि वो भी करंटली प्रोड्यूस आउटपुट को शो करते हैं। उस वैल्यू इज नॉट एम्बॉडीड इन करंट सेल और फाइनल आउटपुट, जो कि उसकी जो उसकी वैल्यू है दैट इज नॉट एम्बॉडीड, वो मौजूद नहीं है करंट सेल्स ऑफ फाइनल आउटपुट में। तो आपने जो रॉ मटेरियल आपने प्रोड्यूस किया हुआ वो भी आपने जो है वो जीडीपी में शामिल कर लेना है। नोटिस दैट इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कैन बी बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब कैसे वो हो सकता है पॉसिबल? हम देखते हैं कि फाइनल सेल्स एक्सीड्स प्रोडक्शन। अगर आपकी फाइनल सेल्स जो हैं वो आपकी प्रोडक्शन से बढ़ जाएं, for example, because of rundown of inventories, negative inventory investment, so GDP will fall short of final sales. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी फाइनल सेल्स जो है वो एक्सीड कर जाए प्रोडक्शन से, अगर आपकी किसी वक्त आपकी प्रोडक्शन जो भी है उससे आपकी सेल्स बढ़ जाए, आपकी इन्वेंट्रीज कम पड़ जाएं, तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव इन्वेस्टमेंट है। GDP will fall short of final sales, तो GDP फाइनल सेल से कम हो जाएगी। तो पता चला कि when there is run down of inventories, तो हम इसे कहते हैं नेगेटिव है, यानी आपकी सेल्स आपकी प्रोडक्शन से बढ़ जाए, तो आपकी जो आप पुरानी चीज़ों को उठा कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपने इन्वेंट्रीज में आपने कोई इजाफा नहीं किया बल्कि कमी आई। Evaluated at market prices, GDP is the value of goods and services determined by the common measuring rod of market prices. Market prices को हम common measuring rod कहते हैं, यानी कि अगर बहुत सी चीजें कोई टन में प्रोड्यूस हो रही हैं, कोई लीटर में है, कोई मीटर में है, तो हमने सारों को लीटर मीटर और इनको लेंथ को वेट को हम जमा नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं कॉमन रोड ले लेते हैं, कॉमन एक यार्ड स्टिक ले लेते हैं, जो कि हमें ये बताती है कि सब चीज़ों की एक मार्केट वैल्यू है। अब जो कपड़ा है अगर हम गज़ों में लेते हैं, मीटर्स में लेते हैं, तो हम उसकी मार्केट वैल्यू लेंगे। इसी तरह दूध है या कॉटन है, अगर हम टन्स में लेते हैं तो टन्स की कीमत मार्केट लगा कर, तो हम सारों को मार्केट प्राइस पे ही मेजर करते हैं, उनके एक्चुअल वेट से, उनकी जो एक्चुअल मेजर है उनसे हम मेजर नहीं करते। दिस इज द ट्रिक टू बी being able to measure apples plus oranges plus railroad car plus etc. So but this does exclude from GDP goods that are not sold in the market.
अब एक और बड़ी काबिल तवज्जो चीज़ है, अब ये बातें जो है अब आपको गौर तलब हैं आपके लिए, कि कुछ चीज़ें जो एक्सक्लूड फ्रॉम जीडीपी, गुड्स दैट आर नॉट सोल्ड, जो मार्केट में सोल्ड नहीं हो रही, वो चीज़ें मार्केट जीडीपी में ऐड होने से कासर रहती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? मसलन एक शख्स जो होम मेकर्स है, अपने घर की जो सर्विसेज हैं और द आउटपुट ऑफ होम गार्डन्स, आप अपने घर में माली की भी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, आप अपने घर में खुद खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। तो ये चीजें जो जीडीपी में शामिल नहीं होती, अनरिपोर्टेड आउटपुट फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी वो काम जो आप घर बैठ के कर रहे हैं, उसे मार्केट में नहीं आप मेजर करते, वो जीडीपी में शामिल नहीं है। दूसरा, इलीगल एक्टिविटीज, जो गैर कानूनी सरगर्मियां हैं, वो आपकी मंजर आम पर आती नहीं, वो अंडरग्राउंड होती है, सच एज द सेल ऑफ नारकोटिक्स, किसी भी मुल्क की जो नशावर जो अशिया हैं, जो क्योंकि उसे कानून इजाजत नहीं देता, इसलिए वो ब्लैक मार्केट में ही बिकती हैं। और गैम्बलिंग है, जुआ है और प्रोस्टिट्यूशन है, इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, लिहाजा ये चीजें शामिल नहीं होंगी। तो दो तरह की चीजें आपकी जीडीपी में शामिल होने से कासर रहते हैं। ये नहीं कि हम शामिल नहीं कर सकते, इसका कोई मेजर हमने लिया नहीं है और हमारे कंट्रोल में नहीं है। और फर्ज करें हम घर के जो काम है उसका हम कोई हिसाब ही नहीं रखते। और दूसरा ये है कि हमारी जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, नारकोटिक्स, ये अनरिकॉर्डेड होती है। सो इनको हमने जीडीपी में शामिल, ये नहीं कि हमने नहीं करना, हम करने से कासर है, हम कर नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। Also because it is measure of the value of output in terms of market prices, GDP, which is essentially a quantity measure, is sensitive to changes in the average price level. तो आपकी ये भी या काबिल गौर बात है, ये मार्केट प्राइसेस पे हम इसे मेजर करते हैं। तो जो हमारी क्वांटिटी मेजर होती है, तो हाँ, इज सेंसिटिव टू चेंजेस इन द एवरेज प्राइस लेवल। तो आपकी जो जीडीपी जो है वो एवरेज प्राइस लेवल से बड़े सेंसिटिव होती है। तो जाहिर है कि ये है तो क्वांटिटी, तो आप इस क्वांटिटी को हम, क्योंकि हमारा जो एक कॉमन रॉड है, मेजर है, मेजरिंग रॉड है, वो हमारा है प्राइसेस। तो प्राइसेस एवरेज में जो थोड़ी सी भी चेंज आती है, तो इसके अंदर जीडीपी में बड़ी चेंज आ जाती है। द सेम फिजिकल आउटपुट विल कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट जीडीपी लेवल। अब एक ही फिजिकल आउटपुट है और वो जीडीपी की डिफरेंट क्वांटिटी देगा, एज एवरेज लेवल ऑफ मार्केट प्राइसेस वेरीज। आज अगर उसकी मार्केट प्राइस 10 है तो कल 20 हो जाएगी, तो जीडीपी जो है वो डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज वेरी सेंसिटिव टू द चेंजेस इन द प्राइस लेवल, बिकॉज जीडीपी इंटू क्यू में प्राइसेस इंटू क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी को प्राइसेस रब देते हैं, तो जाहिर है जीडीपी दो तरह से चेंज होगी ना, एक या प्राइसेस के चेंज होने से चेंज होगी, या क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी सेम है तो प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, जो जो कि वोलाटाइल होती हैं अक्सर ही, तो ये वेरी सेंसिटिव है। सो द चेंज इन द प्राइस में मिसलीड द जीडीपी, जो क्वांटिटी है उसके, जीडीपी का जो मेजर है उसको मिसलीड भी लोगों को कर सकती है, कि देखने में लगे जी ये जीडीपी बढ़ गया, हालांकि वो प्राइसेस बढ़ी हैं, फिजिकल क्वांटिटी नहीं बढ़ी। To correct for this, in addition to computing GDP in terms of current market prices, हमने इस को करेक्शन करने के लिए, इसको मजीद वाजे करने के लिए, कि मार्केट प्राइसेस पर जो जीडीपी है उसको करेक्ट करने का कंसेप्ट टर्म नॉमिनल जीडीपी। हम इसको जब मार्केट प्राइसेस में ये करते हैं, तो एक नया कंसेप्ट उभरता है जिसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। So nominal GDP क्या? The national income accountants also calculate real GDP. तो दो तरह की टर्मिनोलॉजी, जब इसलिए क्योंकि प्राइसेस से वो सेंसिटिव है, तो जहां प्राइसेस मिसलीड कर सकती है, तो फिर हमें टर्मिनोलॉजी दो देनी होगी। एक तो है नेशनल इनकम अकाउंटेंट्स कहते हैं कि एक हमारी नॉमिनल जीडीपी होती है और दूसरी क्या होती है? रियल जीडीपी होती है, which is the value of the domestic products in terms of cost and prices. So, the nominal GDP, when we are talking about nominal GDP, nominal का मतलब है जो ज़र की शक्ल में हम मापते हैं, और ये जो है वो प्राइसेस के चेंज होने से
चेंज होती है, लेकिन हमारी जो रियल जीडीपी है ये भी हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ हम प्राइसेस को चेंज नहीं करते बल्कि कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर, किसी बेस ईयर की प्राइस के ऊपर चेंज करते हैं। यानी हम प्राइसेस को कांस्टेंट रखते हैं। इधर प्राइसेस नॉमिनल में प्राइसेस चेंज होती हैं और कांस्टेंट जो हमारी रियल जीडीपी है उसमें प्राइसेस को हम कांस्टेंट रख के पास आगे हम देखेंगे। About the way the latter calculation is made, discussed later in the chapter. So GDP can be broken down into components shown in table 2.1. आगे हम देखते हैं 2.1 टेबल जो है वो जीडीपी के कंपोनेंट्स को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे हिस्सों में तकसीम करते हैं। The values of each component for selected years are also given in the table. तो उनकी वैल्यू भी दी हुई है। सबसे पहला कंजम्पशन है। सबसे पहला जो हम इसको देख भी लेते हैं एक दफा कि हमारे पास यहाँ जीडीपी है, इसको हमने ब्रेक डाउन किया है। सबसे पहला कंपोनेंट है आप टेबल देख सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी एंड इस कंपोनेंट सेलेक्टेड ईयर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर है, कॉम की है तो बिलियंस ऑफ डॉलर में होगी। ये इसका जो है वो थोड़ा नॉट सम ऑफ द टोटल ड्यू टू राउंडिंग एरर जो है वो सम नहीं है, तो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का अमेरिका का। हम ये कहते हैं कि पहला कंपोनेंट है कंजम्पशन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है सर्विसेज, चौथा है नेट एक्सपोर्ट। हम पीछे चलते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पहला कंपोनेंट जीडीपी का क्या है। Consumption. It consists of the household sector's purchases of currently produced goods and services. यहाँ पर क्या है, ये कंजम्पशन ना गवर्नमेंट की है ना किसी और की है, ये हाउस होल्ड सेक्टर यानी आप और मैं जो कंज्यूमर्स हैं उनकी करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन है। मसलन अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में जो करंट ईयर है इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें जो हाउस होल्ड सेक्टर जितनी कंजम्पशन करता है इसे हम कंजम्पशन कंपोनेंट ऑफ जीडीपी कहते हैं। कंजम्पशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर टू कंजम्पशन की भी फर्दर जो है वो कुछ जो टाइप्स हैं। सबसे पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, ऐसी गुड्स जो कि बहुत अरसा उसकी सर्विसेज को आप इंजॉय करते हैं, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। लाइक ऑटोमोबाइल्स हैं, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर्स है, आपका मोबाइल फोन है, आपका सोफा सेट है, और कोई भी ऐसी चीज जिसको वंस यू परचेज एंड यू यूज इट्स सर्विसेज फॉर अ लॉन्गर टाइम इज कॉल्ड द कंज्यूमर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब है पायदार अशिया। दूसरा है नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, जो ड्यूरेबल की उलट है, जो नॉन ड्यूरेबल हैं, जो पायदार नहीं है, उनकी भी कंजम्पशन होती है। ईजी फॉर एग्जांपल फूड है, आपकी जो फूड खाते हैं वो आया खा लिया खत्म। बेवरेजेस हैं, क्लोथिंग है, ये आपकी नॉन ड्यूरेबल्स हैं, ज्यादा नहीं अरसा नहीं चलते। कपड़े भी तो इनको हम शामिल कर सकते हैं। हालांकि ड्यूरेबल तो है ये भी, कुछ तो सिल्क के कपड़े काफी अरसा चलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से कपड़े हैं। एंड कंज्यूमर सर्विसेज, तीसरी चीज है आपकी कंज्यूमर सर्विसेज भी तो इस्तेमाल करता है। तो मेडिकल सर्विसेज, हेयर कट सर्विसेज हैं, लॉयर की सर्विसेज हैं आपकी, और इसी तरीके से कोई और सर्विसेज भी हो सकती हैं जो कि आप छोटी से लेके बड़ी सर्विसेज भी होती है, रिकॉर्डेड होती है। सो कंजम्पशन के तीन कंपोनेंट्स हैं, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एक नॉन ड्यूरेबल्स, और एक जो है वो कंज्यूमर सर्विसेज। अब यहाँ मैं बताती चलूँ कि आपका जो जीडीपी में सी प्लस आई प्लस जी और नेट एक्सपोर्ट शामिल होती हैं, प्रोफेसर केन्स की इक्वेशन है नेशनल जीडीपी की। तो हम ये कहते हैं कि इनमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो जीडीपी में कंजम्पशन का ही है। इंसान जीता है और खर्च करने के लिए ही जीता है, तो कमाता इसलिए कि खर्च करना होता है। कंप्राइजिंग बिटवीन 65% टू 7% ऑफ द जीडीपी इन रिसेंट ईयर्स। तो आप देखें रिसेंट ईयर्स में अमेरिका की बात करें या किसी भी मुल्क की बात करें, उनका जो 100% अगर आप कमाते हैं तो 65 से 70, बल्कि कई केसेस में 75% जो है वो कंजम्पशन पे खर्च करते हैं। जो मैस कंजम्पशन सोसाइटी होती है उनकी सेविंग्स कम होती हैं और उनकी, तो कंजम्पशन जो है वो आपकी जीडीपी का
मैक्सिमम जो पार्ट है वो इट कंप्राइज्ड ऑफ द कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, नॉन ड्यूरेबल्स एंड सर्विसेज। ये हमने आगे देख लिया है, इसको हम आगे तो सेकंड कंपोनेंट्स जैसा कि यहाँ पर जाहिर है, पहला कंजम्पशन था, आप देख रहे हैं 103 में से अगर 77.75 बिलियन डॉलर्स है, और इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, सर्विसेज ये कम है, और नेट एक्सपोर्ट्स ये। तो हम आगे चलते हैं कि द इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट ऑफ जीडीपी इन टेबल 2.1 कंसिस्ट ऑफ 3 सब कंपोनेंट्स। ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है इसके 3 सब कंपोनेंट्स हैं। कौन से हैं? द लार्जेस्ट ऑफ दीज इज बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। ये हमें इन्वेस्टमेंट की टाइप्स बता रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें से बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट है। अब वो होती क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ परचेजेस ऑफ न्यूली प्रोड्यूस प्लांट एंड इक्विपमेंट। किसी मुल्क में जो सरमाया से रिलेटेड चीजें हैं, वो जो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट है, उसमें या तो आपके न्यूली प्रोड्यूस प्लांट होंगे या आपके जो इक्विपमेंट्स होंगे, यानी कि कोई भी आपके आलात जो हैं प्रोडक्शन के, वो क्योंकि फिक्स्ड हो जाते हैं, यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, उसमें आप कोई चेंज नहीं करते टाइम एंड अगेन। सो किसी एक मुल्क में किसी एक साल में न्यूली प्रोड्यूस जो प्लांट और इक्विपमेंट हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं, ये किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट में शामिल होंगे, यानी जितनी उनकी मालियत होगी। नंबर है सेकंड का सब कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। बिल्डिंग ऑफ सिंगल और मल्टी फैमिली हाउसिंग यूनिट्स हैं। अगर आपके सिंगल हाउसेज हैं, मल्टी फैमिली हाउसिंग है, आपकी कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है वो सारी आपकी इन्वेस्टमेंट के हेड के नीचे आएगा। उसके बाद है द फाइनल सब कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं, ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, विच इज द चेंज इन द बिजनेस इन्वेंट्रीज। एज नोटेड, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चेंज इन द बिजनेस इन्वेंट्री स्टॉक्स में जो इजाफा होगा। तो आपकी इन्वेंट्री है वो इन्वेस्टमेंट की किस्म है, क्योंकि आपने उसका पैसा जो है ना ब्लॉक करके वहां लगाया है, आप बैंक पे नहीं रखते, बल्कि उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करके उसकी प्रोडक्शन लेते हैं। तो आपकी जो ये जो कंजम्पशन है, इसमें भी आपकी 3 तरह की चीजें हमने शामिल की थी, और इन्वेस्टमेंट में आपकी 3 तरह की इन्वेस्टमेंट को जमा करें तो ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बनती है। इन 2010 इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वाज 71.7 billion, meaning that there was an increase in the amount of inventories during that year. 2010 की हम बात करें तो इन्वेंट्रीज आपकी जो है वो कंजम्पशन जो है अब आपकी यकीनन हमने मार्जिनल तो नहीं निकाला हुआ ना, तो उस वक्त वो कह रहे थे कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी दैट वाज you know that 71.7 billion, meaning that there was increase in the amount of inventories, or over the years covered by table 2.1, investment was volatile component of GDP. अब यहाँ पर हमने कहा कि क्योंकि जो कंजम्पशन है ये होती तो हाईएस्ट है, हाईएस्ट प्रोपोर्शन होता है 70% तक भी किसी भी मुल्क के जीडीपी का, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब है दैट चेंजेस इट्स वैल्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि जिसके अंदर बार बार जो चेंजेस आती हैं, जो कि और चेंजेस भी इट इज मोर चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट दैट बाय दैट एलिमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट है जो वोलेटाइल कंपोनेंट हो। तो इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, वो आपका जो है वो मेजर पोर्शन ऑफ जीडीपी है, ये वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ जीडीपी है, रेंजिंग फ्रॉम 3% ऑफ जीडीपी 1933 टू 18.4% ऑफ जीडीपी 1950। तो ये बताया गया है कि कहाँ 1933 में ये 3% थी, और ये जीडीपी की 1950 में ये 18.4% होगी। वोलेटिलिटी मीन it is changing its value drastically. In 2010, investment was 12.5% of GDP, down from 14.8% in 2007 when a recession began. Those are साथ में जो recession हुआ था, तो फिर ये
14.8% से 3 सालों के बाद जो है वो 12.5% पे आ गई, यानी कि साइक्लिकल volatility of investment has implications for the macroeconomic models. ये जो इसकी साइक्लिकल वॉलेटिलिटी है, यानी ये बार बार अपनी वैल्यू चेंज करती है, तो इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस है मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स में, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू नेशनल इनकम में इजाफा या कमी होती है। ये वोलेटिलिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पास दो चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, जीडीपी का एक हिस्सा कंजम्पशन और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में 3 टाइप की इन्वेस्टमेंट शामिल हैं, इसमें भी 3 चीज़ें शामिल हैं। और गवर्नमेंट आगे हम चलते हैं। The figure in table 2.1 are gross rather than net. कहता है ये फिगर ग्रॉस ही लिए हमने, नेट नहीं है, मीनिंग दैट नो एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन हैज बीन मेड। हमें ये मतलब गुमराह भी कर सकती है कि जब तक डेप्रिसिएशन की रकम ना निकाले हम कहते हैं ये बहुत बड़ी रकम बन गई है। अगर तो इसीलिए से उन्होंने कहा कि ग्रॉस ही ली है, इसमें से डेप्रिसिएशन काउंट करके माइनस नहीं की हुई। द इन्वेस्टमेंट टोटल इन द टेबल इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नॉट नेट इन्वेस्टमेंट। तो सारी ये वेरिएबल्स, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। जब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें से जो आपका जितनी चीजें आपने प्रोड्यूस उस इन्वेस्टमेंट से की हैं उनमें से आपने अपने अखराजात जो आपकी डेप्रिसिएशन कैपिटल की हुई है उसमें से निकाल देंगे, तो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती है? नेट। नेट का मतलब है जो असल है और जो गुमराह नहीं कर सकती आपको। In 2010, for example, depreciation, which is also called the capital consumption allowance. अब यहाँ आपको बच्चों स्टूडेंट्स याद रखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन का दूसरा टर्मिनोलॉजी कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, यानी जो कैपिटल जितना जितना कंज्यूम हो रहा है, टूट फूट रहा है, उसके लिए जो अलाउंस रखते हैं कि वो हमारा डेप्रिसिएशन अलाउंस भी कहलाता है। वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का 2/3 हिस्सा जो है वो डेप्रिसिएशन हमने निकाला था। The next component of GDP in the table is government purchases of goods and services. So move back. Uh, let's move back to this. Uh, this is GDP, its components, consumption, its investment. We already discussed government purchase of goods and services. जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अब आप देखते हैं कि दिस इज द शेयर ऑफ द करंट आउटपुट बॉट बाय गवर्नमेंट सेक्टर। ये आउटपुट का वो हिस्सा जो हुकूमत खरीदती है, विच इंक्लूड्स द फेडरल गवर्नमेंट। अब वो कौन सी हुकूमत है? वो जो भी हुकूमत हो, जो फेडरल लेवल पे हो या वो एज वेल एज स्टेट लेवल पे हो या लोकल गवर्नमेंट हो, या हमारे मुल्क की बात करें तो सूबाई हुकूमतें हों जो वो कुछ खरीदती हैं, वो गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। नॉट ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर पार्ट ऑफ जीडीपी। जीडीपी गवर्नमेंट के तमाम एक्सपेंडिचर जीडीपी का हिस्सा नहीं होंगे, बिकॉज नॉट ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट अ डिमांड फॉर करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि आपकी जो डिमांड कर रहे हैं वो करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की हर वक्त नहीं करते। हो सकता है कि वो कुछ पुरानी चीज़ों की डिमांड करें, तो जो चीज़ें गवर्नमेंट करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे दैट विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी। if the previously produced goods and services are demanded by government or purchased by government, it means that are not included in the GDP. गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स टू इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पर हम बहुत सी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। एक ट्रांसफर पेमेंट्स है। ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब है कि कुछ चीजें जो है, पेमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है, वो किसी को क्या करती है, तकसीम करती है लोगों को। मसलन सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, लोगों को सोशल सिक्योरिटी की पेमेंट करती है, बस उनकी हेल्थ के लिए या उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी हाउसिंग के लिए। एंड गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंडिचर दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। गवर्नमेंट जो लोगों को दे देती है, आम लोगों को, जैसे फर्ज करें सोशल सिक्योरिटी है, या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे देती है लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट हो, तो वो गवर्नमेंट की जो वो सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स हैं वो क्योंकि उसने अदा कर दिए तो वो जीडीपी में शामिल नहीं। एंड गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे करती है
एग्जाम्पल दैट आर नॉट इंक्लूड, वो आपकी जीडीपी में शामिल नहीं होंगे। आप जो इंटरेस्ट पेमेंट्स करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की इंटरेस्ट पेमेंट्स होती है बहुत सी चीज़ों पर, शेयर्स पे भी होती है, हो सकता है बहुत सी डिबेंचर्स, ये चीज़ें, इन पे जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है वो गवर्नमेंट के खाते से निकल जाता है, ज़ाहिर है लोगों की पर्सनल इनकम में चला जाएगा। द टेबल शोज दैट गवर्नमेंट शेयर ऑफ जीडीपी हैज इंक्रीज इन द पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड पीरियड रिलेटिव टू द प्री वॉर पीरियड। तो पता चलता है कि गवर्नमेंट का जो शेयर है जीडीपी में वो पोस्ट वर्ल्ड वार यानी कि 1945 के बाद गवर्नमेंट की परचेजेस जो है वो बढ़ गया है शेयर जीडीपी में, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग ऑफ इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को फोकस किया गया था। तो उसमें C+I+G आता है, तो उसमें जी वाला जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट की परचेजेस है। तो गवर्नमेंट किसी इकोनॉमी में अगर चीज लाना चाहती है तो वो गवर्नमेंट क्या करती है कि अपनी गवर्नमेंट परचेजेस को बढ़ाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी तरक्की कर सकती है, या इकोनॉमी की कश्ती अगर डूब रही है तो उसको बचाना हो तो गवर्नमेंट जो है वो हमेशा अपने जो है वो अपनी फिस्कल पॉलिसी थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करती है। इन 1929 गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर 9.1% ऑफ टोटल आउटपुट। ये 1929 जो है वो डिप्रेशन से वाला स्टार्ट हो गया था टाइम, उस वक्त गवर्नमेंट की परचेजेस 9.1%, यानी अमेरिका की बात कर रहे हैं। In 1945, the government component of output swollen, swollen का मतलब जैसे swelling हो जाती है by the military budget। तो गवर्नमेंट की जो परचेजेस थी वो मिलिट्री बजट की वजह से स्वेल कर गई, यानी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू रोज टू 42%। अब 1900, ये हमने कहा था ना कि प्री वर्ल्ड वार जो है वो 9.1% है, जो 1929 की बात हम करें तो गवर्नमेंट, क्योंकि जंग अजीम दो में आपको बहुत से मिलिट्री पे खर्च करना था, तो गवर्नमेंट के अखराजात में 42% इजाफा होता है, यानी रोज टू 42%, 9% से 42% पर आ गया। In the post period, the government sector did not return to its pre-war size। कि जब जंग खत्म होगी तो फिर गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर के पहले म्यार पे जो कम था उस पर नहीं लौट कर गई। गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ जीडीपी इन 1960। तो 1960 में ये 9% पे तो फिर भी नहीं गई ना, तो ये 1960, 1990 और 1910 में, या ये क्या थी कि जीडीपी का 20% पे चला गया। Trend in the size of the government budget, both purchases of goods and services and other components not included in the national income counts are analyzed in later chapter when we consider fiscal policy। तो इनकी हम यहाँ पे बात नहीं करते, हम सिर्फ ये कह सकते हैं, आपके दिमाग में ये बात फिट होनी चाहिए कि जब 1930 का डिप्रेशन आया था उस वक्त गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स 9.1% थे। और आपको पता है और आपको मालूम होना चाहिए कि क्योंककि उस वक्त क्लासिकल दौर चल रहा था, और क्लासिकल के बाद केन्स दौर आया 1930 के डिप्रेशन के बाद, तो उसने ये फोकस किया था एग्रीगेट डिमांड पर कि गवर्नमेंट जो है वो उसके एक्सपेंडिचर्स जो है वो बढ़ाने या कम करने से, या फिस्कल पॉलिसी जिसे हम फाइन ट्यूनिंग ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होना चाहिए। तो जब 1930 के डिप्रेशन में गवर्नमेंट की जो वो, या 1945 की जंग में जब कश्ती डगमगाती है मुल्क की, तो उस वक्त गवर्नमेंट ही ऐसी यूनिट होता है जो कि उस इकोनॉमी को तूफान से निकाल कर किनारे पर लेके आती है। तो उसने फिर केन्स ने जो है वो बहुत जोर दिया था गवर्नमेंट के रोल को एज अ फिस्कल मैनेजर्स, और जिसकी वजह से जो है वो ये रोल हमें बड़ा हुआ नजर भी आता है। और प्री वॉर पीरियड जो 9.1% था जो कि 1929 में था, उस तक नहीं गया, बल्कि वो जो हमने साल ये 60 और 90 और 2010 के दिए, इनमें 20% ऑफ जीडीपी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। The final component of GDP given in table 2.5 is net exports. Net exports equal net exports किसे कहते हैं? कहते हैं gross exports minus import, यानी टोटल यानी ग्रोस एक्सपोर्ट। अब आप
जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो जाहिर है इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप एक्सपोर्ट भी करें इंपोर्ट भी करें। अगर आपकी एक्सपोर्ट का रेवेन्यू रिसीट ज्यादा होंगी और इंपोर्ट कम होंगी तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट या ट्रेड आपकी फेवर में होगा। और हमें फायदा तो तभी है कि हम एक्सपोर्ट से अर्निंग कमाएं और इंपोर्ट पे खर्च कम करें और बकाया जो डॉलर्स हैं वो हमारे मुल्क में सरप्लस हो जाएं। तो ये जो टारगेट हर कंट्री का यही होता है कि नेट एक्सपोर्ट ज्यादा हो, यानी उसे हम नेट एक्सपोर्ट्स को हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ग्रॉस एक्सपोर्ट्स आर करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू फॉरेन बायर्स। ग्रॉस एक्सपोर्ट क्या है? जो एक अब करंटली की बात आपने करनी है, आपने कभी भी पुरानी चीजें शामिल नहीं करनी। आपके एक मुल्क के अंदर करंट फिस्कल ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हैं, जो फॉरेनर्स बायर्स को आप सेल करते हैं, दे आर पार्ट ऑफ जीडीपी, वो जीडीपी का हिस्सा है। इंपोर्ट्स आर परचेजेस बाय डोमेस्टिक बायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अब्रॉड। इंपोर्ट्स क्या है कि वो चीजें जो गैर मुल्क की प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हमारे डोमेस्टिक बायर्स जो हैं उन सर्विसेज को या गुड्स को खरीदते हैं जो बाहर से बनकर आ रही हैं, ये क्या कहलाती है? इंपोर्ट्स एंड शुड नॉट बी काउंटेड इन जीडीपी। हम उसे जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे बिकॉज जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिकॉज दिस प्रोडक्ट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, hence they are not included in the GDP. So imported goods and services are however included in the consumption। लेकिन आप ये बात याद रखें, वो उनको हम जीडीपी में तो शामिल नहीं करेंगे लेकिन कंजम्पशन तो हो ही रही है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग टोटल इन जीडीपी। ये आपका है imported goods and services are included in the consumption, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग टोटल्स इन जीडीपी। ये इंपोर्टेड गुड्स जो है वो आप गवर्नमेंट भी इस्तेमाल कर रही है, इन्वेस्टमेंट में भी हो रही है, कंजम्पशन में भी हो रही है, लेकिन इंपोर्टेड गुड्स को हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। Therefore, we need to subtract the value of imports। अगर शामिल नहीं करनी तो फिर उसे माइनस करें आप। तो imports to arrive at the total value of domestically produced goods and services। तो आपकी जो क्या करेंगे कि हम इसकी imports की टोटल वैल्यू को domestically produced goods and services को लेना है हमने। तो हम अपने जितनी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स बाहर भेजी थी उनमें से अगर आपने जो इंपोर्ट की हैं उनकी वर्थ को निकाल दें तो जो डिफरेंस होगा इन मॉनेटरी यूनिट वो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स होंगी। तो हमने ये बात याद रखें कि we don't we include consumption of three types, we include investment of three types, we include government purchases of goods and services, either they are consumer goods or capital goods, or net exports means we are not including the imports, rather we are excluding the imports from the exports value। और फिर ये हमारे पास आते हैं। अच्छा ये बात याद रखें, यहाँ एक नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन है, कुछ पॉजिटिव है जो उसको हमने पॉजिटिव साइन ही लिखा। ये बात याद रखें कि 1929 से लेकर 1939 तक नेट एक्सपोर्ट्स अमेरिका की पॉजिटिव थी, यानी उनकी एक्सपोर्ट की जो रिसीट थी वो इंपोर्ट से ज्यादा थी। लेकिन 1945 में जंग के दौरान जंग खत्म हुई तो उनकी जो नेट एक्सपोर्ट्स है नेगेटिव हुई, यानी इंपोर्ट्स ज्यादा हो गई एक्सपोर्ट कम होगी। इसी तरह ये पॉजिटिव है, इसी तरह यहाँ पर उनकी नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव है, यानी इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम है वैल्यू। Net exports remain as the direct effect of foreign sector transaction on GDP। तो net exports जो है वो हमारी इकोनॉमी जब ओपन होती है तो ये फॉरेन सेक्टर्स में इनकी ट्रांजैक्शन शामिल होती है। As the table shows, net exports were strongly negative in 2007, reflecting the large US trade deficit। जब हमारी किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट की जो वर्थ है वो इंपोर्ट की वर्थ से कम हो जाए तो हम कहते हैं कि नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव हैं, और ये इसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं या बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कहते हैं। नोट इट प्लीज कि जब आपकी व्हेन द वैल्यू वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट इज लेस देन द वर्थ ऑफ इंपोर्ट्स यू हैव नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट्स। जब नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट्स होंगे दिस इज कॉल्ड द ट्रेड डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड
डेफिसिट है यानी खसारे में है, आप पे ज्यादा कर रहे हैं, हासिल कम कर रहे हैं। नेट एक्सपोर्ट्स फॉर स्टिल नेगेटिव बट स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड। 2010 में भी नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड का कम होगा। द ट्रेड डेफिसिट हैज फॉलन ड्यूरिंग द रिसेशन। तो ट्रेड डेफिसिट जो रिसेशन में जरा कम हो गया, शायद ये वजह होगी कि आपने इंपोर्ट्स कम कर। अब हम हमारे पास जो है वो नेशनल इनकम की बात हम करेंगे, लेकिन नेशनल इनकम की बात करने से पहले हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इसकी कुछ वैल्यूज मैंने आपके सामने रख दी है कि इसके लिए हम दोबारा फिर ये मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो ब्रिटानिका से जो है वो मैंने ये डिफिनेशंस ली हैं। ये मैं स्लाइड शो किया, आप इसको फर्दर जो है वो अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, जो कि इसकी डेफिनेशन में शामिल करते हैं। यहाँ पर लिखा है इट इंक्लूड्स और फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिक जोन्स लोकेटेड इन दैट कंट्री। कुछ चीज़ें यहाँ पर बेहतर लिखी गई हैं। इकोनॉमिक जोन्स की मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगी आगे कि वो इकोनॉमिक जोन्स कौन से होते हैं। That country regardless of their ownership and they are not resold in any form, उनको आपने resold भी नहीं करना है। It is used throughout the world as a main measure of output and economic activity। तो ये पहले भी मैं बयान कर चुकी हूँ। Final users of goods and services are divided into three main groups, जो मैंने कहा था कि तीन एजेंट्स हैं, हाउस होल्ड है एक, और दूसरा बिजनेस है, और तीसरा गवर्नमेंट है। वन वे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड नॉन द एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक ग्रॉस डोमेस्टिक को मेजर करने के लिए एक्सपेंडिचर अप्रोच भी है, इज बाय एडिंग द एक्सपेंडिचर मेड बाय दोस थ्री ग्रुप्स। इन तीनों ग्रुप्स की जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं इनको अगर जमा कर रहे हैं तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाती है। यानी एक इनकम साइड है और एक एक्सपेंडिचर साइड है, तो हम इसे कहते हैं एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द जीडीपी। जीडीपी को अगर हम फार्मूले में देखें तो हमारे पास ये कंजम्पशन, जैसा हमने पीछे जाहिर किया था कि जीडीपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन है, इसे फार्मूले में शो करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, और नेट एक्सपोर्ट्स है। अगर हम इसे ब्रीफली शो करें तो जीडीपी इज इक्वल सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। इसको आप आपकी जबान पे ये बड़ी फ्लुएंटली आना चाहिए। Where consumption represent private consumption expenditure by household and non-profit organization। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ expenditures अच्छे डेफिनेशन में उन्होंने प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा था, तो यहाँ हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी शामिल करते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में तो नहीं आती। इसलिए आपकी ये बेहतर डेफिनेशन है कि जिसमें एक्सपेंडिचर्स इज नॉट ओनली बाय प्राइवेट एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड बट ऑल्सो द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज बेटर डेफिनेशन। इन्वेस्टमेंट में बिजनेस फिक्स इन एक्सपेंडिचर बाय बिजनेस एंड होम परचेजेस बाय हाउस होल्ड, और फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड इनोट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, एंड नेट एक्सपोर्ट्स रिप्रेजेंट्स द नेशनल एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब ये बातें यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो डेफिनेशन तकरीबन वही है, ये हमने सिर्फ इसको इक्वेशन की शक्ल दे दी है। दूसरा यहाँ हाउसहोल्ड के साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी ब्रिटानिका ने जो किया है, और ये अच्छी बात है कि फर्दर एक्सप्लेन कर दिया है। और इसी तरह हम कहते हैं द एक्सपेंडिचर अप्रोच इज so called because all three variables on the right hand side of the equation denote the total expenditure by different groups in the economy। या अब अगर हम इसको देखें इसकी राइट हैंड साइड पर तो ये एक्सपेंडिचर अप्रोच है, दैट इज सी प्लस आई प्लस ई एन एक्स। ये एक्सपेंडिचर अप्रोच इसलिए भी कहते हैं कि जीडीपी का जो राइट साइड का इक्वेशन का हिस्सा है ये एक्सपेंडिचर को शो करता है। द आइडिया बिहाइंड द एक्सपेंडिचर अप्रोच, क्या आइडिया है, इज दैट द आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी हैज टू बी कंज्यूम्ड बाय फाइनल यूजर्स। कि ये जो आपने जितनी प्रोडक्शन दी है ये फाइनल कंज्यूमर्स इस्तेमाल कर रही हैं, विच आर ईदर हाउस होल्ड हो या बिजनेस क्लास हो या गवर्नमेंट। Therefore, the sum of all the expenditures by these different groups should equal total output। आप अगर इनके एक्सपेंडिचर जो है ना तीनों ग्रुप्स, यानी कि हमने जो पीछे लिखा हुआ है हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर, बिजनेस के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को अगर हम जमा करें तो हमारे पास ये तीनों ही राइट साइड के हैं। तो इसे हम एक्सपेंडिचर अप्रोच कहने की वजह ये है कि जो जीडीपी हम लेफ्ट साइड पे लेते हैं उसके राइट साइड पे सारे एक्सपेंडिचर हैं। So GDP can be the combination of all the three measures of C plus I plus E or net.
वेयर कैन वी फाइंड, अब यहाँ पर कुछ ज़रा बेहतर चीज़ें हैं, मैं इसे डेलिबरेटली मैंने इसको ऐड किया है ताकि आप जब डेटा लेना चाहें तो आपको पता चलना चाहिए कि ये डेटा अगर हमने किसी भी मुल्क का किसी भी बड़े आज़म में आपने जाना हो तो आपको डेटा कहाँ से मिलेगा कि जीडीपी कहाँ पे आपकी रिकॉर्डेड है। वेयर कैन वी फाइंड डेटा अबाउट जीडीपी। अ, अब इसमें हर मुल्क जो है वो अपना डेटा प्रिपेयर भी करता है, पब्लिश भी करता है रेगुलरली। अगर आप देखें तो हमारा जो जीडीपी का डेटा है वो 1947 से मिल रहा है, लेकिन रेगुलरली हमें अक्सर वेरिएबल का डेटा 1972 से मिलता है। इन एडिशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास आगे पता चलेगा कि कहाँ से लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स उसका वेबसाइट है, एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ पीरियोडिकली वक्तन फवक्तन पब्लिश करते हैं एंड मेंटेन हिस्टोरिकल जीडीपी डेटा, और उस हिस्टोरिकल जीडीपी डेटा को मेंटेन करते करते हैं ना सिर्फ अपने मुल्कों के लिए जो यूरोप अमेरिका के लिए, बल्कि पूरी दुनिया का डेटा वो इकट्ठा करके उसको पब्लिश करते हैं, अपनी वेबसाइट पे शो करते हैं। In the United States, GDP data are published quarterly by the Bureau of Economic Analysis, BR या BEA कहते हैं, of the US Department of Commerce। ये उनका जो कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, ये इन डेटा को क्या करता है, ये पब्लिश करता है क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने। जीडीपी एंड इट्स कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। जीडीपी और उसके जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स कौन से हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एज द कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी आर पार्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट अकाउंट डेटा सेट दैट, ये नेशनल इनकम अकाउंट क्या भी हिस्सा है, और प्रोडक्ट अकाउंट्स डेटा सेट दैट द बीईए यानी ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस अपडेट्स ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये सारा डेटा जो है वो अमेरिका में कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इनको डेटा को इकट्ठा करता है। अब हम अपने पाकिस्तान की बात करें कि जीडीपी का डेटा अवेलेबल ऑन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वेबसाइट, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा। यहाँ से हम अपना नेशनल डेटा अगर हम सिर्फ पाकिस्तान का लेना है तो हमें यहाँ से हासिल हो जाएगा। hence we can then, शायद यहाँ से टी मिट गया है, then an economy experiences several consecutive quarters of positive GDP growth। अगर इकोनॉमी जो है वो मुसलसल पॉजिटिव ग्रोथ हो रही, इट इज कंसिडर्ड टू बी इन द एक्सपेंशन। किसी मुल्क का जो एक्सपेंशन का फेज उस वक्त होगा जब उसकी जो जीडीपी है कंसेक्टिव क्वार्टर्स में पॉजिटिव ही हो ग्रोथ, यानी उसमें कमी ना आए, उसमें इजाफा ही होता जाए, तो उसे कहते हैं एक्सपेंशन फेज ऑफ द इकोनॉमी, ऑल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक बूम। तो एक मुल्क की जीडीपी को बड़े रहना ही अच्छा होता है। कन्वर्सली अगर उसके उलट देखें, व्हेन इट एक्सपीरियंसेस 2 और मोर कंसेक्टिव क्वार्टर्स ऑफ नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ में बजाय पॉजिटिव इजाफा होने के बजाय आपका जो रिग्रेस करे, पीछे की तरफ जाए, द इकोनॉमी इज जनरली कंसिडर्ड टू बी एन रिसेशन, ऑल्सो इकोनॉमिक बस्ट। अगर आपका जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव, उसके अंदर ग्रोथ पॉजिटिव चेंज आएगी ग्रोथ रेट में, तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी इज एक्सपेंडिंग, इजाफा हो रहा है, फैल रही है, इकोनॉमी तरक्की कर रही है। अगर उसमें नेगेटिव ग्रोथ हो जाए, तो बजाय इजाफा होने के नेगेटिव कमी आना शुरू हो जाए, तो ग्रोथ रेट को हम कहते हैं ये रिसेशन का शिकार है, एक्सपेंशन की बजाय रिसेशन का शिकार है, और इस वक्त बूम के मुकाबले में हम इसे कहेंगे ये बस्ट का शिकार है। In the United States, the Business Cycle Dating Committee of the National Bureau of Economic Research is the authority that announces and keeps track of official expansion and recession, also known as the business cycle। ये इनकी नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, हर बंदा नहीं उठ के कहेगा, ये कह भी सकता है, लेकिन ये इनका क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, उस अनाउंसमेंट के लिए हम बिजनेस साइकिल को, ये ब्यूरो जो है इकोनॉमिक रिसर्च का, ये अनाउंस करता है। A separate field within economics called the economics of growth। ये economics of growth भी कहलाती है, growth and development specialize in
in the growth economists doing research in that field try to develop models. तो जो growth economist हैं वो इनकी डेटा को देखकर मॉडल बनाते हैं, explain the fluctuation in the economic activity, और वो शो करते हैं कि economic activity में fluctuation कैसे हुई है as measured primarily by changes in GDP, जो GDP में changes। तो पता चला कि गवर्नमेंट डेटा को रिकॉर्ड करती है, इकोनॉमिस्ट का काम है कि वो इन डेटा को जो है वो मेजर करे। ठीक है, अब हमारे पास अगला जो हमारा जो कुछ कंसर्न है कि हमें कुछ और भी आगे फर्दर भी कुछ नॉलेज होना चाहिए जीडीपी के ऊपर। जीडीपी ज़ाहिर है किसी मुल्क का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है किसी मुल्क की इकोनॉमी का। तो आगे हम पढ़ते हैं कि पर जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है, जिसे हम पर कैपिटा का मतलब पर पर्सन यूज्ड, ये भी यूज्ड होता है, क्यों हम मेजर करते हैं, यानी पर हेड जीडीपी आप कैसे यूज करते हैं, टोटल जीडीपी को लोगों से डिवाइड कर देंगे तो पर हेड निकला है। यूज एज अ मेजर ऑफ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किसी भी मुल्क का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अगर आपने देखना है तो जीडीपी का अगली कैलकुलेशन आप क्या करेंगे कि आप पर कैपिटा जीडीपी देखेंगे। जिस कंट्री का लार्जर पर कैपिटा जीडीपी होगा उसे हम कहेंगे इट इज टू बी बेटर ऑफ इन इकोनॉमिक टर्म्स, कि ये इनकी माशी हालत अच्छी है एज कंपेयर टू द कंट्री विद द लोअर लेवल ऑफ पर कैपिटा जीडीपी। तो लोअर लेवल ऑफ पर कैपिटा जीडीपी और हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा जीडीपी जो है वो किसी भी मुल्क का हम देख सकते हैं कि वो कितना कितना है। अब अगर हम पाकिस्तान की जो परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर 2022 में जो कैलकुलेट किया गया है पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी डॉलर्स में वो $6,260 हैं ये हमारे पास। और पाकिस्तान की जो पर कैपिटा जीडीपी है ये वक्त के साथ साथ बढ़ी भी है। 2021 में ये हमारे पास जो थी $1,589 थी। तो ये कैसे बढ़ती है, इसके ये एक अलग चैलेंज हमारे लिए है। पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट कंट्री को भी हम देख सकते हैं। हाईएस्ट कंट्री जो लिस्ट है हमारे पास हमें नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास जो वर्ल्ड वाइड में लग्जमबर्ग हैज द हाईएस्ट नेट नेशनल इनकम पर कैपिटा जो कि $78,000  2021 में है। नॉर्वे स्विट्जरलैंड इसके बाद आते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर ही है। सो हम देखते हैं कि हमारे साथ जो पर कैपिटा जीडीपी है अगर इंडिया की देखें तो हमारे साथ, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है, इसलिए हम इसका भी जरा देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये 2022 में इंडिया की जो है वो $2,410 है। तो आप देख लें कि पाकिस्तान के मुकाबले में क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो इसलिए फिर ज़ाहिर है उनकी पर कैपिटा जीडीपी इतनी ज़्यादा नजर नहीं आती। तो अगर हम चाइना की देखें तो हम उसको भी देख सकते हैं 2022 में। चाइना की हालांकि पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है लेकिन इनकी $12,720 ये भी परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर ये $12,720 है। तो इसी तरह अगर हम देख लें कि यूएसए की कितनी है, यूएसए सुपर पावर है, ये भी इसका 76,329.58 US$ है। 2022 की ही हम बात करते हैं। अगर हम जीडीपी बांग्लादेश की भी देखना चाहें तो हमारे पास ये होना चाहिए कि बांग्लादेश हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमसे अलग भी हुआ है। ये 2,688.31 है 2022 में, ये परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर है। तो हम ये देखते हैं कि हम देखेंगे सऊदी सऊदी अरेबिया
उसकी ये हमारा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रिच कंट्री है। हम देखते हैं कि उनकी पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 30,447 डॉलर है 2022 में। ये सारा डेटा मैंने ज्यादातर 2022 का दिया है। तो हम ये कहते हैं कि जिस कंट्री के अंदर पर कैपिटा जीडीपी है वो बेटर ऑफ है एज कंपेयर टू दोज कंट्रीज। इसमें दो चीजें काउंट करती हैं। एक तो ये कि क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप टोटल जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से कैलकुलेट डिवाइड करते हैं। तो अगर आपकी टोटल पॉपुलेशन कम है तो जाहिर है कि आपका पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा आएगा। दूसरी वजह ये कि अगर आपकी टोटल नेशनल इनकम ज्यादा है, जीडीपी ज्यादा है और एज कंपेयर टू पॉपुलेशन, तो फिर भी आपका पर कैपिटा ज्यादा बड़ी अमाउंट आएगी। सो दे आर डिफरेंट, वी कैन कीप इन माइंड कि किस वजह से पर कैपिटा जीडीपी आया। अब हमें थोड़ा सा फर्क देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी जो है वो डिफरेंस फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब बहुत बड़ा ये सवाल है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी में क्या फर्क है। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन आज जब आप नोट्स बनाएं तो उसी नोट्स के अंदर इन्हीं को भी ऐड कर लें। तो GNP, which includes all final goods and services produced by resources owned by the country's resident, अगर मुल्क के अपने बशिंदे जो रिसोर्सेज ओन करते हैं उनसे जो प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वेदर लोकेटेड इन द कंट्री और एल्सवियर, बेशक वो मुल्क के अंदर रिसोर्सेज हों या मुल्क के बाहर से हों। तो इसका मतलब यह है, शर्त यह है कि आपकी जो नेशनलिटी होल्डर लोग हैं वो कमाएं, बेशक वो मुल्क के बाहर कमा रहे हों या मुल्क के अंदर कमा रहे हों, दोनों ही की जो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आए। तो जो कि उस डेफिनेशन में शायद इसको इस तरह एक्सप्लेन नहीं किया गया था, तो आप उसको और इसको ऐड करके जरा शामिल कर लें। वहाँ ये चीज ज्यादा क्लियर नहीं थी कि उसमें जो है वो आपके नेशनल्स बाहर वाले हैं या बाहर जाके करते हैं या आपके मुल्क के अंदर करते हैं। तो ये दोनों ही शामिल होंगे, आपके नेशनल्स है ना। सो द ओनली टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट that makes difference from GDP is the national. Your nationals are producing, no matter the nationals are producing within the borders of the country or outside the borders of the country. In 1991, the United States substituted GDP for GNP एज इट्स मेन मेजर ऑफ इकोनॉमिक। ये पहले भी मैं बयान कर चुकी हूँ। ये इसमें भी इन्होंने ब्रिटानिका ने भी ये शो किया है कि 1991 में इन्होंने जीएनपी की बजाय जीडीपी मेजर ले लिया था। हमने पहले भी बयान किया है कि इनका जीडीपी और जीएनपी में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि इनकी जो बाहर के मुल्क में लोग काम करते हैं, जो मुल्क के बाहर काम करते हैं, जो मुल्क के बाहर के लोग आके इनके काम करते हैं, ये इनकी जो फर्क है कमाइयों में वो खास नहीं है। Before the creation of the Human Development Index, 1990s में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी आपकी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जगह जो टर्मिनोलॉजी आई थी वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की आई थी। यानी ऐसा इंडेक्स जो कि इंसानों की तरक्की के को शो करे, जिसमें कि इंसान ह्यूमन डेवलपमेंट कैपिटल जो है वो जनरेट होता है। तो ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ था कि पहले ये कहते थे कि किसी मुल्क की जीडीपी बढ़ती है तो मुल्क तरक्की करता है, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ती है तो तब तरक्की करता है। लेकिन ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जनरेट हुआ ये बताता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी आपका पैराडाइम शिफ्ट हो गया कि अब आपकी जीडीपी जो है वो मेयार नहीं है कि आपका मुल्क तरक्की कर रहा है, बल्कि मेयार ये है कि आपके मुल्क के लोग कितने ज्यादा एफिशिएंट हैं। यानी वो उनका ह्यूमन कैपिटल कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने एजुकेटेड है, वेल एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, नॉलेज बेस्ड है। तो ये जो सारी चीजें हैं HDI में बात किया, कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट was typically measured using economic statistics such as GDP, GNP, and GNI, gross national income. तो ये पैराडाइम शिफ्ट मैंने बात की है कि किसी भी मुल्क की तरक्की को देखना था तो पहले जो है वो HDI के
जनरेट करने से पहले 1990 से पहले लोग देखते थे जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, जीएनआई क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारा जो है वो एचडीआई जो है वो अब मयार बन गया है। एचडीआई हम देखते हैं कि पीके पाकिस्तान के एचडीआई जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो कितना है या दूसरे मुल्क का कितना है, ये इसके ऊपर एक पूरा जो है वो दिया जा सकता है कि पाकिस्तान की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 2022 के जो डेटा के मुताबिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पाकिस्तान जो है वो 164वें नंबर पे जो है वो आ रहा है। हम देखते हैं कंट्रीज की लिस्ट भी देख सकते हैं कि वो कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो लिस्ट ऑफ कंट्रीज एचडीआई 2022 में जो लेटेस्ट आया था हमारे पास उसको हम शो कर सकते हैं। तो पता चला कि जो एचडीआई है वो हमारा जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा शो करता है। गो कि इसके ऊपर बहुत सी क्रिटिसिज्म भी किया गया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये चीजें जो है उनके ऊपर हम कर सकते हैं कि ये 2022 में जो आया है एचडीआई की वैल्यू जो है वो स्विट्जरलैंड की 1 में से है, ये 0.96 है। और नॉर्वे की 0.966 है। 967 थी स्विट्जरलैंड की, और नॉर्वे की 0.966 है। और इसी तरीके से अगर हम स्वीडन है 0.95 है। और इसी तरह हम सिंगापुर की भी 0.94949 है। और ऑस्ट्रेलिया की 0.946 है आउट ऑफ 1। और इसी तरीके से हम डिफरेंट कंट्रीज यूएसए की है 0.937 है। और कनाडा की 0.935 है। और अगर हम देखें चलते जाएं, फ्रांस की 0.91 है, उनसे कम है। और इटली की 0.90 है। ये डिफरेंट एच डी आई जो इंडेक्स है 2022 की मैं बात कर रही हूँ। तो कुवैत की 0.84 है, ये मुस्लिम कंट्रीज आ गए हैं। और इसी तरीके से हम ले सकते हैं रशिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो वीकर है एज कम्पेयर टू अमेरिका एंड यूरोपियन अदर कंट्रीज। 0.82 है 2022 का डेटा, मैं बार बार कह रही हूँ कि 2022 में ये थाईलैंड की 0.80 है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं मेक्सिको ये 0.78 है। ईरान की भी 0.78 है। और हम आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास हम अपने कंट्रीज जो ज़्यादा हमारी कंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट है हम उनकी जो है वो ले सकते हैं। यूक्रेन जहाँ पे आजकल जंग जारी है, इनका 0.73 है, लो है। मिस्र जिसे जॉर्डन कहते हैं, इनकी 0.73 है, ये मुस्लिम कंट्रीज है। तो यहाँ से पता चलता है इजिप्ट मुस्लिम कंट्री है, इनकी 0.72 है। और लेबनान की भी 0.72 है, जहाँ आजकल जंग जारी है। पैलेस्टाइन की 0.716 है। इंडोनेशिया की 0.71 है, ये भी मुस्लिम कंट्रीज में से है। और इसी तरीके से फिलिपाइन के अंदर भी 0.71 है। जरा मैं इसको इसलिए शो करती हूँ कि देखें तो सही कि ये इन कंट्रीज में बांग्लादेश में जो पाकिस्तान से अलग है मुस्लिम कंट्रीज भी है 0.67 है, ये बहुत थोड़ी है उनके मुकाबले। लेकिन हमसे भारत और इंडिया की 0.64 है, यानी आउट ऑफ 1 ये हम देखते हैं जितना क्लोजर टू 1 होगा उतना ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज्यादा बेहतर होगा। इसी तरीके से हम चलते हैं जी, नेपाल एक छोटा कंट्री है, केनिया है, इनका 0.60 है। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं सीरिया शाम जो मुस्लिम कंट्रीज है, इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.55 है। और इसी तरीके से हम पाकिस्तान के लेते हैं, तो पाकिस्तान के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है आउट ऑफ 1 वो 0.454, 164 नंबर पे हम आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान से तो टोंगो भी बेहतर है, जो तो नाइजेरिया की भी बेहतर है,
और पाकिस्तान से युगंडा भी बेहतर है, हेटी भी बेहतर है, तो हमारे पाकिस्तान के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 164 नंबर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लोगों की जो हालत है, उनकी तालीम है, उनकी सेहत है, लॉन्जेविटी है, ये कोई इतनी अच्छी नहीं। So this is very important. I have I have allocated much time to this Human Development Index according to 2022 data जो वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी किया है। इसके मुताबिक क्योंकि पहले हम जीडीपी, जीएनआई और जीएनपी को लेते थे मेजर करने के लिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अब हम लेते हैं कि जीडीपी नहीं बल्कि जीडीपी से लोग कितने खुश हैं, यानी हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट द जीडीपी डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू द ग्रास रूट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, यानी आम बंदा भी उससे फायदा उठा रहा है। तो अब हमारा जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है वो जीडीपी, जीएनपी, जीएनआई से शिफ्ट होकर वो चला गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। दैट इज व्हाई वी look into human development index while looking into the development of the economy. If the people are prosperous, then the economy will be prosperous. So the United Nations, however, believed that economic measures also were inadequate for assessing development because they did not always reflect the quality of life of a country's average citizen. उनके कहना ये कि ये जो मेजर्स है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को दिखाते हैं। मैंने बताया ना एजुकेटेड कितने हैं, कितने सेहतमंद हैं। इट thereby introduced HDI in 1990। तो यूनाइटेड नेशंस ने 1990 में HDI बताया था टू टेक अदर फैक्टर्स इनटू अकाउंट, कुछ और फैक्टर्स थे जिनको उन्होंने मद्देनजर रखा और प्रोवाइड अ मोर वेल राउंडेड इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को तरक्की का मैार बना। Now we come to the other important thing, that is the national income, other terminology. We turn now to the income side of the national income. ठीक है, हमने पहले एक्सपेंडिचर्स की बात की है, अब हम देखते हैं कि इनकम साइड क्या है। इन कंप्यूटिंग नेशनल इनकम our starting point is the GNP total, not GDP। तो जब हम नेशनल इनकम को हम डिफाइन करेंगे, कंप्यूट करेंगे, तो हम जीडीपी को नहीं लेते बल्कि जीएनपी को लेते। यानी नेशनल इनकम इज मेजर्ड थ्रू जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नॉट थ्रू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाई? क्या वजह है कि हम जीएनपी को प्रेफरेंस क्यों देते हैं जीडीपी पर नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए? द रीजन इज दैट, as explained earlier, GNP includes income earned abroad by US residents and firms but exclude earnings of foreign residents and firms from production in the United States। GNP में आपके नेशनल्स की इनकम जो बाहर कमा रहे हैं वो शामिल होगी और जो आपके मुल्क के अंदर गैर मुल्की कमा रहे हैं वो शामिल नहीं होगी। दिस इज द प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट बिकॉज वी वांट अ मेजर ऑफ द इनकम ऑफ यूएस रेजिडेंट एंड फर्म्स। अब नेशनल इनकम भी नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो नेशनल इनकम, तो जीडीपी का तो लफ्ज जीडीपी में तो एन है ही नहीं, तो इसलिए जीएनपी is closer to national income as compared to GDP। So while calculating national income, we will keep in mind the gross national product, not the gross domestic product। To go from GDP to GNP, we add foreign earnings of अगर हमने GDP से GNP की तरफ सफर करना है, GDP को GNP में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करें? We add foreign earnings of US residents as firm। तो आप GDP के अंदर जब गैर मुल्कों के अंदर आपके रेजिडेंट्स और फर्म जो पैसे कमा कर आपके मुल्क के अंदर भेजते हैं, अगर जीडीपी में जो आपने कैलकुलेट की हुई थी उसके अंदर उनकी इनकम को शामिल करते हैं, वी देन सब्ट्रैक्ट अर्निंग्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स बाय फॉरेन रेजिडेंट्स ऑफ फर्म। जहां हम अपने मुल्क के बाशिंदे जो बाहर काम कर रहे हैं, जब फर्म्स, उनकी इनकम को अगर हम जीडीपी में जमा कर दें और उनकी इनकम जो कि गैर मुल्की हमारे मुल्क में आकर फर्म बनाकर या रोजगार हासिल करके पैसा पाकिस्तान में कमाकर
कमाते हैं और बाहर भेजते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनकी इनकम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनकी इनकम को माइनस करते हैं. दिस कैलकुलेशन रिजल्ट्स इन जीएनपी ऑफ, तो इससे कैलकुलेशन जो की है जीएनपी ऑफ ये 14,848.7 बिलियन कंपेयर्ड विद द जीडीपी ऑफ 14,660 बिलियन. तो जब हमने ऐसा किया कि हमने जीडीपी के अंदर अपने मुल्क के लोग जो बाहर काम करते हैं उनके सारी अर्निंग्स को जमा कर दिया, और जो गैर मुल्की जहां आपके मुल्क में काम करते हैं उनको माइनस कर दिया, तो हमारा फर्क कोई बहुत बड़ा नहीं निकला. तो हमारे पास जो है वो जीएनपी जो है वो जीडीपी के मुकाबले में क्या थी, 14,847 बिलियन, जबकि जीडीपी जो थी वो 14,660 बिलियन आया है. तो ये जो फर्क है ये दोनों का, इसको सब्ट्रैक्ट करके हम हासिल कर सकते हैं कि दोनों में कितना फर्क आया. As noted previously, there is a little difference between these two production measures for the United States. हमने पहले भी कहा कि जीडीपी और जीएनपी का जो फर्क है वो यूएसए में इतना ज्यादा नहीं है. 14, ये 848 और 660, इतना सा फर्क है सिर्फ. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जीडीपी से ही जीएनपी कैलकुलेट करनी है, तो हमें अपने गैर मुल्की जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो अपने मुल्क के लोग उनके पैसे को जमा कर देंगे, जो उन्होंने कमाया है, जो हमारे मुल्क के अंदर गैर मुल्कियों ने कमाया वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा जीएनपी. नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज अ सम ऑफ फैक्टर अर्निंग्स. इनकम की हम बात करते हैं तो फैक्टर इन अर्निंग्स है फ्रॉम करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये क्या है कि जो किसी मुल्क के अंदर करंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी फैक्टर अर्निंग्स, उन गुड्स एंड सर्विसेज को जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है, या लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. ये मिलकर जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो अर्निंग्स होती हैं इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के बदले में उनको जो आमदनियां मिलती हैं, अगर उनकी आमदनियों को जमा कर दें तो फिर भी हमारे पास नेशनल इनकम आती है. Factor earnings are incomes of factor production, land, labor, capital. Each dollar of GNP is $1 of final sales. कि हर each dollar of GNP is $1 of final sales. हर एक डॉलर जो जीएनपी में कमाया है वो उसकी फाइनल सेल से हासिल होता है. एंड इफ देयर वर नो चार्जेस अगेंस्ट जीएनपी अदर देन फैक्टर इनकम्स, अगर जीएनपी में फैक्टर इनकम के अलावा कोई और चार्जेस हम शामिल नहीं करते, जीएनपी एंड नेशनल इनकम वुड बी इक्वल. तो इसका मतलब जीएनपी और नेशनल इनकम दोनों बराबर हो जाएंगे. यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जीएनपी के अंदर बाकी चीजें शामिल ना करें, निकाल दें और सिर्फ फैक्टर्स की इनकम को जमा कर लें, तो फिर हम कहते हैं कि जीएनपी और नेशनल इनकम की एक ही डेफिनेशन होगी. देयर आर in fact some other charges against GNP that cause national income and GNP to diverge. हमने कहा वो निकाल दें, लेकिन वो निकालें ना, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जीएनपी और नेशनल इनकम जो है वो अगर उसके अंदर कुछ और चार्जेस हैं जो दोनों को फर्क कर देंगी, डाइवर्ज कर देंगे, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाएंगे. बट द टू कॉन्सेप्ट्स आर स्टिल क्लोजली रिलेटेड. द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम जीएनपी टू नेशनल इनकम, एडजस्टमेंट कर देंगे तो हम जीएनपी से नेशनल इनकम पर पहुंच जाएंगे. विद फिगर्स फॉर द ईयर 2010 आर शोन इन फिगर 2.2. उनको हम देखेंगे को हमें बताएंगे कौन से charges हैं. The first charge against GNP that is not included in national income is, यानी जीएनपी फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट एलिमेंट जो अगेंस्ट जीएनपी इज नॉट इंक्लूडेड इन इट. जो जो चीज जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस का मतलब है ये ग्रॉस है यानी कि ये प्योर नहीं है, तो ग्रॉस के अंदर जो चीजें शामिल होंगी और जो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती, नंबर 1 इज द डेप्रिसिएशन.
Depreciation represents the cost of production, not factor production. So depreciation आपकी cost of production शुमार होती है, क्योंकि आपने उसे cost of production में शामिल किया ना, जो आपकी मशीनें टूटी हैं, not factor income. तो factor income नहीं है। इसका मतलब ये है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें उसमें हमने डेप्रिसिएशन की कॉस्ट शामिल की होती है, तो जीएनपी में डेप्रिसिएशन शामिल है, लेकिन डेप्रिसिएशन फैक्टर की इनकम नहीं है। So depreciation is included in the GNP, but not included in the factor income because it is not factor income, it is a cost of production. नंबर 2 पे है, ये इसी के साथ हम देखते हैं, the portion of capital stock used up must be subtracted from the final sales from before national income is computed. अब वो कहता है कि जीएनपी आ गया, अब जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो फिर क्या है, फाइनल सेल्स में से जब इसकी डेप्रिसिएशन निकाल देंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, मेकिंग दिस सब्ट्रैक्शन गिव्स अस नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब क्या होगा, जीएनपी हमारे पास मौजूद है और नेशनल इनकम ने कैलकुलेट करनी है, स्टेप बाय स्टेप करनी है। नेशनल इनकम के अंदर डेप्रिसिएशन शामिल होता है। जब नेशनल इनकम में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाल देंगे तो फिर हमारे पास जो फॉर्मूले में चीज बचेगी वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी अगर हम लेफ्ट साइड पे नेट नेशनल प्रोडक्ट लिखें, इट इज इक्वल टू, अब इसको फॉर्मूले में आप लिख सकते हैं नोट्स में, तो द लेफ्ट हैंड साइड of the equation write net national product या NNP equal to GNP, जिसे हम gross national product कहते हैं, माइनस करें डेप्रिसिएशन की अलाउंस या डेप्रिसिएशन की अमाउंट, तो आपके पास क्या आएगा, नेट नेशनल। यानी अब ग्रॉस की बजाय हमारे पास नेट प्रोडक्शन होंगे। फर्क क्या हुआ, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन निकालें तो नेट नेशनल प्रोडक्शन आएगी। अच्छा, from this total in table 2.2 we subtract statistical discrepancies that arise from measures on the income side that do not add up to those on the product size. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कुछ थोड़ी बहुत ज़ाहिर है कि आप बिल्कुल 100% आपकी कैलकुलेशंस ठीक नहीं होती, तो डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं जो कि हम डू नॉट ऐड अप टू दोज, प्रोडक्ट साइड पे हम उसे ऐड नहीं करते, तो इनकम साइड पे ऐड हो जाती हैं, एंड अ फ्यू अदर माइनर एडजस्टमेंट। तो छोटी मोटी एडजस्टमेंट जो कैलकुलेशन में आती है उसमें से उसे हम इग्नोर करके हम इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। The figure 2.1 shows the component of national income factor payments. National income को factor payments कहते हैं as shares of the total for 1959 and for 2006, the year before the most recent recession. मोस्ट रिसेशन की वो तब की बात करता है जो 2007 में आया था, उससे पहले तक के ये डेटा दिया गया है फिगर में। In 2006, labor's share which includes wages and salaries as well as supplements, यानी कि 2006 के अंदर लेबर का जो शेयर था जिसके अंदर वेजेस भी शामिल थी, सैलरीज भी हैं। वेजेस आपकी डेली वेजेस हो सकती हैं, सैलरीज आपकी मंथली आमतौर पर होती है, एज वेल एज सप्लीमेंट्स यानी उनके बेनिफिट भी शामिल है। वो 64% ऑफ द नेशनल इनकम। जब हम लेबर के मुआवजे लें तो लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन सारे मिलकर चीजें बनाते हैं ना, तो लेबर जो है एक बड़ा चंक नेशनल इनकम का होता है और यहाँ पर ये 64% शो किया गया है। सो लेबर किसी भी चीज के बनाने में सबसे बड़ी लागत जो आती है चारों फैक्टर्स प्रोडक्शन में, वो लेबर की है, और ये इसके अंदर उनके बेनिफिट्स भी हैं, उनकी वेजेस और सैलरीज भी शामिल है। दिस इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम परसेंटेज इन 1959। ये 59 की परसेंटेज से ज्यादा फर्क नहीं है, यानी 64%। इसका मतलब ये है कि एक सेट पैटर्न है जो बताता है कि आपने वेजेस, सैलरीज और बेनिफिट जो खास परसेंटेज आपने एलोकेट किया हुआ वो तकरीबन बराबर बराबर रहता है, करीब करीब रहता है, ज्यादा दूर नहीं जाता डिफरेंट सालों में। टुडे अ ग्रेटर पार्ट ऑफ लेबर कंपनसेशन इज हाउएवर इन बेनिफिट्स। आज के दौर में आप तनख्वाह की बजाय ग्रेटर पार्ट ऑफ जो लेबर की कंपनसेशन है वो बेनिफिट्स है, एंड लेस इज इन वेजेस। वेजेस एंड सैलरीज तो कम है, बेनिफिट ज्यादा है। मसला मैं कहूँ जी, मेरी जो वेजेस फर्ज करें, एक जो अर्नर है उसकी वेज है 1 लाख रुपए, लेकिन उसे बेनिफिट क्या मिलता है, उसे जो है वो गाड़ी भी मिली हुई है, उसे फ्यूल के पैसे भी मिलते हैं, उसके बच्चों की एजुकेशन फ्री है, उसकी हेल्थ फ्री है। दीज आर द फ्रिंज बेनिफिट्स।
तो ये मिल मिला के कोई हो सकता है कि 2 लाख हो जाए। तो आज पता चला कि आज कंपनसेशन जो लेबर की मेहनत का मुआवजा है वो बेनिफिट में ज्यादा जाता है, वेजेस और सैलरीज में कम जाता है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स वर बिटवीन 12 to 14% ऑफ नेशनल इनकम बोथ ईयर्स। दोनों सालों में जो कॉर्पोरेट के प्रॉफिट्स हैं वो 12 से 14% नेशनल इनकम। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेजेस एंड सैलरीज 64% और प्रॉफिट्स जो हैं वो जो कि एंटरप्रेन्योर्स का हिस्सा होते हैं ये आपका 12 से 14%। द अदर मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम आर प्रोप्राइटर्स इनकम विच इज इनकम्स ऑफ द यूनिकॉर्पोरेटेड uni yeah, नहीं सॉरी, ये हमारा विच इज द इनकम ऑफ द अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, यानी कि ये आपकी मेन कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम आर प्रोप्राइटर्स इनकम है, विच इज द इनकम ऑफ द अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। जो अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है उनकी उनकी जो नेशनल इनकी इनकम है वो है रेंटल इनकम है, जो आपके रेंट देकर हासिल करते हैं, इंटरेस्ट इनकम है। फाइनली अ पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज पेड इन टैक्सेस। अब आपकी बात आई कि सारा पैसा आपके हाथ में नहीं आता, आपकी कुछ सैलरीज या वेजेस आपका आपका टेक होम होता है। टेक होम का सवाल तब पैदा होता है कि आप घर कितना लेके जा सकते हैं, सारा नहीं लेके जा सकते, जिसे हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम भी कहते हैं। कि आपका पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज पेड इन टैक्सेस। नेशनल इनकम का बहुत सा हिस्सा टैक्सेस में चला जाता है। पे सच एज एक्साइज टैक्सेस हैं, इंपोर्ट टैक्सेस हैं, टैरिफ जिसे कहते हैं। तो बहुत सा हिस्सा आपका टैक्सेस में भी चला जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर वेजेस एंड इनकम है, फिर हमने फ्रिंज बेनिफिट की बात की, फिर हमने कॉर्पोरेट प्रॉफिट की बात की, फिर अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस भी होते हैं जो कि इतने रजिस्टर्ड नहीं है बकायदा, जिसे हम प्रॉपर्टी सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, और रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम। फाइनली जो आपकी जो टैक्स हैं वो भी नेशनल इनकम का एक हिस्सा टैक्सेस में भी चला जाता है। तो इसमें हमने देखते हैं नेशनल इनकम को, जीएनपी हमारी 1484.848.7, और माइनस हमने डेप्रिसिएशन किया है 1868.9। नेट नेशनल प्रोडक्ट जब इसमें से माइनस किया है तो हमारे पास जो है वो आता है 12,979.8, यानी ये इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट जैसे हमने पहले से एक्सप्लेन किया था। और माइनस स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, ये छोटा मोटा फर्क आ जाता है, वो हमने इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास नेशनल इनकम आती है 12,8 दो 1.6 बिलियन डॉलर्स में आता है। पता चला कि हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन निकालें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी निकालें तो हमारे पास नेशनल इनकम आता है। ये ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अमेरिका का ये डेटा है। अब अगर नेशनल इनकम को हम पाए ग्राफ में देखें, पाए डायग्राम में, तो हमारे पास ये यहाँ पर ये ईयर दिया गया है 2007 का, ये हमारे पास जो है वो डेटा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो वेजेस एंड सैलरीज हैं ये 50% से ऊपर हिस्सा है, और इसमें सप्लीमेंट वेजेस एंड सैलरीज 12.4%, प्रोप्राइटर्स इनकम 8.7%, रेंटल इनकम 0.7%, कॉर्पोरेट प्रॉफिट 13.8%, नेट इंटरेस्ट एंड मिससेलेनियस पेमेंट ये 4.4% है। फिर हमने जो जो बात की थी वही सारे हिस्से किए हैं। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स 8.3% है। ये 2000 अप्रैल 2007 में पब्लिश हुआ है। ये हमारे पास जो है वो 2006 का डेटा है, सॉरी, और ये 1959 का डेटा है। यहाँ पर जो है वो 57% था, 59 में सैलरीज, और फिर ये सप्लीमेंट जो है वो आपकी वेज सप्लीमेंट्स हैं, वो आपकी 4.6% थी, यहाँ पर 12.5% है। ये 11 था प्रोप्राइटर्स, ये 8.7% है। रेंटल की 3.6% है, कम हो गया ये हमारे पास, ये 0.7% है। कॉर्पोरेट का ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट 12.2% से 13.8% है। और इन नेट इंटरेस्ट
1% था, ये 4.4% है। और इसी तरीके से ये टैक्सेशन और ये सारा नेट इंटरेस्ट और टैक्सेशन 8.3% है। तो पता चला कि डिफरेंट सालों में जो हमारा जो चीज़ों में चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन जो मेजर चंक है किसी भी पाई का 1959 में भी वेजेस एंड सैलरी थी, अभी भी वेजेस एंड सैलरी। अब सबसे जो अगला, जो हम अपने इंडिविजुअल्स की बात करें तो पर्सनल एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। अभी हमने जीडीपी देखा, जीएनपी देखा, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखते हैं कि आम लोगों की जो पर्सनल इनकम है उसमें और उनकी जो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है। पर्सनल इनकम कहते हैं आपकी जाती इनकम, आमदनी, और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का मतलब है काबिल तसर्रुफ आमदनी, यानी ऐसी आमदनी जिस पे आपको कंट्रोल हासिल है। नेशनल इनकम मेजर्स इनकम अर्न फ्रॉम करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हम पहले भी बयान कर चुके हैं। For some purposes, however, it is useful to have measure of national income received by person regardless of source. हमने इनके सोर्स को नहीं देखना, हमने देखना है कि एक शख्स के तमाम सोर्सेज से जो वो इनकम कमाता है, उनकी तमाम की इनकम पर्सनल इनकम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम, क्योंकि जाहिर है कि आपकी जो एक्सपेंडिचर हैं वो आपकी इनकम से ही मुतासर होंगे। द रिलेटिव इनकम कंसेप्ट इज ऑल इनकम रिसीव्ड बाय पर्सन। तो हमारे जो इनकम है कि किसी लोगों ने जो आम आमदनी हासिल करते हैं उससे हम शख्सी आमदनी, वी वांट अ मेजर ऑफ इनकम आफ्टर डिडक्टिंग पर्सनल टैक्सेस पेमेंट्स। वो पर्सनल इनकम, अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, ये सारा तो आपको एक्सप्लेन किया था हमने, किया क्यों। अब देखना ये है कि पर्सनल इनकम क्या है। पर्सनल इनकम इज द नेशनल इनकम। अब पर्सनल इनकम को भी, जैसे हमने कहा है कि हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट ली, फिर उसके बाद डिस्क्रिपेंसी निकाली, डेप्रिसिएशन निकाला, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल गई। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो से हमने डिस्क्रिपेंसी निकाली, तो हमारे पास नेशनल इनकम आ गई। सो पर्सनल इनकम भी क्या है, वो भी नेशनल इनकम से रिलेटेड है। इज द नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम असल में क्या है, नेशनल इनकम अकाउंट्स है विच मेजर्स इनकम रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज। नेशनल इनकम के मापने का एक तरीका यह है कि किसी मुल्क के तमाम लोगों की तमाम सोर्सेज से हासिल होने वाली आमदनी को जमा करें तो नेशनल इनकम है। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट पर्सनल टैक्स पेमेंट्स, अगर हम इन हर शख्स की जो पर्सनल इनकम है उसमें से उसके पर्सनल टैक्स पेमेंट्स को निकाल दें पर्सनल इनकम में से, we get a disposable यानी आफ्टर टैक्स पर्सन। डिस्पोजेबल इनकम इज द आफ्टर टैक्स इनकम जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है। अगर आपने अभी फर्ज करें एक शख्स की इनकम जो है वो 10 लाख है, तो 30% टैक्स अगर देता है तो 10 लाख जो है उसकी तमाम सोर्सेज से जो इनकम है 10 लाख पाकिस्तान रुपीज, तो ये उसकी पर्सनल इनकम है। लेकिन उसकी इनकम के ऊपर जितने वो टैक्स दे रहा है, तो हमने कहा ये 30% है। तो इसका मतलब 10 लाख का 30% का मतलब है कि आपका 3 लाख रुपए जो है इसमें से निकल जाएगा, बाकी 7 लाख रुपए आपकी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। To go from national income to personal income, we subtract elements of national income that are not received by persons. तो हमने अपना सफर जारी रखना है कि नेशनल इनकम की जो वेरिएबल है उसी से अगर हमने पर्सनल इनकम डिराइव करनी है तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ एलिमेंट हैं नेशनल इनकम के अंदर से वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास पर्सनल इनकम आ जाएगी। लेकिन उसमें से ऐड भी करेंगे, ऐड इनकम ऑफ पर्सन फ्रॉम सोर्सेज देन द करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये करंट गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा जो चीजें प्रोड्यूसर से की है वो सारे इसमें शामिल होंगे। सो हम क्या करते हैं, we subtract elements of national income that are not received by persons and add income of person from sources other than current production of goods and services के अलावा इसके तमाम जो sources से income हासिल होती है वो शामिल करें। The details of the necessary adjustments are not central to our focus. In brief, they are following. वो कौन सी चीजें हैं जो नेशनल इनकम में से ऐड करें
या सब्ट्रैक्ट करें तो पर्सनल इनकम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। द फर्स्ट ऑफ द मेन आइटम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेशनल इनकम इज गोइंग टू पर्सनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम से सफर अपना पर्सनल इनकम की तरफ जारी रखते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है? द पार्ट्स ऑफ द कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स इन द नेशनल इनकम अकाउंट्स, वो कॉरपोरेशन के तमाम पार्ट्स जो नेशनल इनकम का अकाउंट का हिस्सा बने हैं, that are not paid out as dividends to persons। तो कॉरपोरेशन ने प्रॉफिट तो कमाए हुए हैं, वो सारे के सारे प्रॉफिट जो है वो लोगों में तो तकसीम नहीं करते, तो वो क्या करते हैं कि वो तमाम प्रॉफिट के वो अज्जा जो नेशनल इनकम अकाउंट में शामिल तो हो चुके हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, वो लोगों में तकसीम नहीं किए गए, डिविडेंड्स टू पर्सन, लोगों को डिविडेंड्स के तौर पर अदा नहीं किए गए, उनको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे नेशनल इनकम अकाउंट में से, क्योंकि हमने अब पर्सनल इनकम की तरफ जाना है। These portions include corporate profit tax payments। तो ये जो डिविडेंड्स हैं, और फिर नंबर 2 पे है, इनमें जो हमने एक तो डिविडेंड्स जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो हमने निकाल देने नेशनल इनकम में से, और उसमें से हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स पेमेंट्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो हमने ये हमने कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स पेमेंट्स भी हमने निकाल दे दी हैं। दीज पोर्शन इंक्लूड क्या होती है? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी शामिल होते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी इसमें शामिल होते हैं। Also subtracted from national income is the computing personal income or contribution to social security by both the employer and employee। वो जो चीजें एम्प्लॉयर ने और एम्प्लॉय ने सोशल सिक्योरिटी के जो काम किए हैं वो भी इसमें से हमने माइनस कर देने हैं। These payroll taxes are included in the employees compensation। ये payroll taxes जो है वो एम्प्लॉय की compensation टर्म इन इंटरनेशनल इनकम में ये ऐड होते हैं, बट गो टू द गवर्नमेंट नॉट डायरेक्टेड टू पर्सन। लेकिन ये सारे डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाते हैं, लोगों को नहीं जाते। तो पता चला कि हमें जो है वो एक तो ये है कि हमें इसमें से जो नेशनल इनकम के अंदर से कॉरपोरेट के वो प्रॉफिट हैं जो कि डिविडेंड्स के तौर पर लोगों को नहीं दिए गए थे, और ये इसमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी जो है वो रिटेन अर्निंग्स और कॉर्पोरेट टैक्सेस के माइनस करने हैं। ऑल्सो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नेशनल इनकम, हमने जो है वो सोशल सिक्योरिटी के काम जो कि एम्प्लॉय ने हिस्सा डाला था वो भी इसमें से माइनस कर देने हैं, क्योंकि वो इनकी इनकम का हिस्सा नहीं होंगे। दीज पेरोल टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉयज कंपनसेशन टर्म इन नेशनल इनकम। ये ऑलरेडी नेशनल इनकम में एम्प्लॉय पेरोल के कंपनसेशन में शामिल हो जाते हैं, बट गो टू द गवर्नमेंट नॉट डायरेक्टेड पर्सन, ये गवर्नमेंट को चले जाते हैं, लोगों को शामिल। द आइटम्स एडेड गोइंग फ्रॉम नेशनल इनकम टू पर्सनल इनकम में ऐड क्या कर are payments to person that are not in return to current production of goods and services। लोग कोई ऐसी पेमेंट जो कि उन्होंने कोई काम के बदले में नहीं की, करंट प्रोडक्शन और सर्विसेज के बदले में उन्हें कुछ मुआवजे नहीं मिले, बल्कि पेमेंट नहीं मिली, मुआवजे नहीं कहने चाहिए, पेमेंट्स जो लोगों ने कोई काम ही नहीं किया और ये फ्री में मिल गए हैं, तो वो चीज़ें क्या कहलाती है? द फर्स्ट टाइम आइटम इज ट्रांसफर पेमेंट्स, यानी कि वो चीज़ें जो आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स है, यानी गवर्नमेंट ने फ्रीली विदाउट एंड सर्विसेज लोगों को दे दी है, तो ये जैसे हम कह सकते हैं हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। These predominantly government transfer payments such as social security payments, मसल लोगों ने सोशल सिक्योरिटी की पेमेंट्स दी हैं, एजुकेशन या हेल्थ है इसकी पेमेंट्स लोगों की, जैसे हेल्थ कार्ड पाकिस्तान में बने हुए थे, ये सारे सोशल सिक्योरिटी के हैं ना, तो ये ट्रांसफर पेमेंट्स में शामिल हो जाएंगे। वेटरन्स पेंशन है, जो लोग हैं जॉब कर रहे हैं उनकी पेंशन्स जो शामिल हो, इसके बदले में उन्होंने काम नहीं किया। एंड पेमेंट्स टू रिटायर्ड फेडरल गवर्नमेंट वर्कर्स, और फेडरल गवर्नमेंट वर्कर्स के जो पर्सन रिटायर्ड हो गए उनको जो पेमेंट की जाती है, ये ट्रांसफर पेमेंट्स है जिसके बदले में लोग काम तो नहीं करते, उन्हें फ्री मिल जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ट्रांसफर पेमेंट्स गवर्नमेंट के खाते से तो निकल जाता है, लेकिन ये लोगों के खातों में जमा हो जाएगा, पर्सनल इनकम में जमा हो जाएगा, इसे हम ऐड करें। तो
फिर दूसरा ये पीछे हमने माइनस किया, अब ये ऐड करें। द अदर आइटम एडिंग एडेड इन गोइंग फ्रॉम नेशनल इनकम टू पर्सनल इनकम इज इंटरेस्ट पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट टू पर्सन्स। गवर्नमेंट ने जो लोगों को इंटरेस्ट पेमेंट किया है, जैसे गवर्नमेंट के सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह लोग खरीदते हैं, तो वो ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो लोगों की इनकम का हिस्सा होंगे। गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर है उन्होंने लोगों को पे किया। गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट्स आर मेड ऑन बॉन्ड्स प्रीवियसली इशूड बाय फेडरल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। मैं पहले बयान कर चुकी हूँ। तो इसका मतलब दो चीज़ें यहाँ पर शामिल हो रही हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स और गवर्नमेंट की जो इंटरेस्ट पेमेंट्स टू द पीपल who have purchased government security bonds to the federal government, local government, provincial government, तो ये शामिल है। हम यहाँ पे देखते हैं पर्सनल एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजिशन और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 2010 बिलियन ऑफ डॉलर्स। तो यहाँ ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ये इनका डेटा है, हम देख सकते हैं 2010 का डेटा है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, 11,374.7 बिलियन डॉलर्स है। और लेस क्या हमने किया है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इसमें माइनस किए हैं। फिर हमने क्या किया, इंटरेस्ट पेड टू बिजनेस किए हैं, इतना कर दिया। आपकी कंजम्पशन इतनी है, ये इतनी है। पर्सनल ट्रांसफर पेमेंट्स टू फॉरनर्स आपने इतने कर दिए हैं। पर्सनल सेविंग आपकी 653 बनती है। तो ये सेविंग आपकी ज़ाहिर है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में से आप अपने अखराजात सी भी निकाल देते हैं, इंटरेस्ट भी निकाल देते हैं। और लेस का मतलब ये सारी चीज़ें निकाल दी तो आपके पास जो ये पर्सनल सेविंग आ जाती हैं। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट सेविंग आउट ऑफ योर। सो यू कैन से कि नेशनल इनकम से आप जो पर्सनल इनकम की तरफ आते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो आप माइनस करते हैं और कुछ चीज़ें ऐड करते हैं तो हमारे पास पर्सनल इनकम आती है। With these adjustments, we can calculate personal income. We then subtract personal taxes to get. In 2010, personal disposable income was 11,374, जो मैं पहले बयान कर चुकी हूँ बिलियंस में। टेबल 2.3 shows how US residents use their disposable income to 2010. Most of it was spent for consumption, the household sector purchases of goods and services. There were two other expenditures. The first was interest paid to business, installment credit and interest. The second was very small component of personal expenditure was transferred to foreigners, gift to foreigners, to foreign relatives. Personal saving is a part of the अब पर्सनल सेविंग क्या है, हमने ये पीछे जो पढ़ा है टेबल उसी को मैं एक्सप्लेन करूँ। पर्सनल सेविंग इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दैट इज नॉट स्पेंट। तो सेविंग की डेफिनेशन क्या है, द पार्ट ऑफ डिस्पोजेबल personal income which is not spent is called the saving. In 2010, personal saving was 653 billion or 5.7% of personal disposable income. This was a high saving rate relative to the recent past. The recession of 2007 and 9 had been characterized by falling asset prices. प्राइसेस एसेट की गिर गई थी, हाउस होल्ड वेल्थ वाज रिड्यूस। जाहिर है कि जब एसेट प्राइसेस गिरती हैं तो वेल्थ में कमी आती है, प्राइसेस से मिलकर उसकी वेल्थ बनती है। एंड हाउस होल्ड इंक्रीज सेविंग, तो लोगों ने अपनी सेविंग बढ़ा दी टू रिस्टोर देयर बैलेंस शीट को रिस्टोर करने के लिए। तो यहाँ तक हमने जो है वो अच्छा जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम को स्टडी किया है। तो आज के लिए जो है इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग आइडेंटिटीज। तो आज के लिए इतना काफ़ी। होप यू स्टूडेंट might have understood all this whatever I have explained today. So I think we should end this lecture for today, and we should end the meeting. Allah Hafiz. Take good care of yourself and make good notes using this lecture, and also you can use materials from other books and online materials.